ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 231। तुमने धोखा दिया। विवान ने उसे एक निस्पंद चेहरे के साथ देखा और कहा, तुम देखो, तुम कह रहे हो कि मैंने धोखा दिया जब तुमने खुद धोखा दिया। तुम स्पष्ट रूप से अजीमिनियन में बात कर सकते हो, लेकिन तुमने पूरे समय नाटक किया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके बाद विवान ने उस आदमी की बातों को अनसुना कर दिया और उस भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जो वह उस समय निभा रहा था। उसने आगे बढ़कर उस जगह को खेला जहां वह आदमी नयला में बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि चीजें कैसी थीं। ओह, मैं गलत था, मुझे बहुत खेद है। अब मैं चीजों को बेहतर ढंग से समझता हूं, मुझे पता है कि मैंने कहां गलती की। भले ही चीजें अभी भी अनिश्चित हों, मैं सीखना और सुधार करना जारी रखूंगा। मुझे अपने घर का हाल नहीं पता था, लेकिन वहां होटल सोइंग ईगल था। वहां के लोग इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अब मुझे अपने घर का हाल मालूम हुआ है और अब मुझे लगता है कि मुझे होटल के इतिहास को जानना चाहिए। लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं और लोग अपने तरीके से कार्य करते हैं। फिर भी हर अनुभव से सीखने की कोशिश की जाती है। अगर आप ठान लें तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं है। लोगों का जीवन कभी आसान नहीं होता, कभी तो मुश्किलें आती हैं। जब आप एक प्रांत में रहते हैं, खासकर पूर्वी क्षेत्र में जहां बेतहाशा जंगल होते हैं, वहां घरों में रहना मुश्किल होता है क्योंकि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब विवान ने अनुवाद करने में लगभग 10 मिनट का समय लिया, और चूंकि कमरे में कार्यवाही रिकॉर्ड की जा रही थी, उसे बार बार खुद को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वालनारो बस वीडियो के माध्यम से उस जानकारी को देख लेगा जो उसे नहीं मिली थी। जब वह खत्म हुआ तो उसने उस आदमी को देखा जिसकी आंखें लगभग निर्जीव थीं जब उसने सभी जानकारी का खुलासा किया जो एक रहस्य होना चाहिए था। उस क्षण में वह आदमी पछता रहा था कि वह वास्तव में इतना घमंडी हो गया था कि कोई भी उसकी बात नहीं समझ सकता था। तो उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर था कि वह जो कुछ भी उसके दिल में था उसे छोड़ दे। ये एक बड़ा रहस्य था जिसे उसे कभी किसी और के सामने नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब जब उसके पास कोई था जो उसे सुनने के लिए तैयार था, तो वह इस अवसर का उपयोग करके सब कुछ कहने और अपने दिल को हल्का करने जा रहा था। इसके अलावा जो व्यक्ति उसे सुन रहा था वह तो उसे समझ भी नहीं सकता था। तो ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। जानकारी का खुलासा नहीं करना, खैर वे समझ नहीं सकते थे और वह मानसिक रूप से राहत पाने जा रहा था। अब वह खुद को दुखी कर रहा था। अगर उसने इस बात पर विचार किया होता कि विवान ने अनुवाद करने के लिए भुगतान मांगा था, तो उसे पता होना चाहिए था कि विवान उसे समझ सकता था। इसके अलावा एक रिकॉर्डिंग थी, इसलिए अगर उन्होंने उस जानकारी का उपयोग किया जो उन्होंने प्राप्त की थी, तो जिस क्षण उन्होंने किसी को उनके लिए अनुवाद करने के लिए पाया, वे निश्चित रूप से जान जाएंगे कि वह क्या कह रहा था। विवान ने सिर हिलाया और वालनारो की ओर देखा और कहा, चलो इस मेजर से मिलते हैं जिसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। अब जब मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हें वापस वह 1 बिलियन रुपीस ट्रांसफर कर दूंगा जो तुमने मुझे दिया था। तुम लोग सैनिक हो और मैं तुम्हारे बजट के रूप में माने जाने वाले पैसे को नहीं लूंगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ साधारण के लिए दुखी नहीं करूंगा। इसलिए मेरी सेवाओं के लिए भुगतान के लिए तुम उस अनुरोध में जोड़ सकते हो जो तुम मुझे मदद करने के लिए करने वाले हो, जैसा कि हमारे बीच का सौदा था। विवान ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने पहले ही वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था जो वह चाहता था। इसलिए सैनिकों के जीवन को कठिन बनाने के बजाय वह बाद में एक एहसान मांग सकता था। इसके अलावा कुल 100 बिलियन रुपीस में से 1 बिलियन रुपीस कुछ भी नहीं था जो उसने प्राप्त किया था। इसलिए वह अंततः 99 बिलियन रुपीस और इसके सभी के लिए एक एहसान प्राप्त करेगा। विवान, यह नहीं हो सकता। मैंने पहले ही सहमति दी थी कि पैसे तुम्हें दिए जाएंगे, इसलिए मैं उसे वापस नहीं ले सकता। मैं आखिरकार अपने शब्द का आदमी हूँ। वालनारो ने विवान का पीछा करते हुए कहा। दोनों ने उस दाढ़ी वाले आदमी को कमरे में अकेला छोड़ दिया, जबकि वह केवल अपनी सिर को मेज पर रखकर अपनी गलतियों पर पछता रहा था। वालनारो दूसरी ओर यह स्वीकार नहीं कर सका कि विवान क्या कर रहा था। उसके लिए ये विवान का उन पर और उनके अधीन सैनिकों पर दया दिखाने के समान था। वह ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि वे सैनिकों के रूप में अपनी खुद की गरिमा की रक्षा करते थे। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम लोगों पर दया नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि जो पैसे मैंने प्राप्त किए हैं वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास उससे अधिक पैसे हैं जो अभी भी निवेश के लिए जगह की तलाश में हैं। और मुझे लगा कि मेरे लिए अपनी सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करना बेहतर होगा जो अंत में मेरी मदद कर सके। क्या तुम नहीं सोचते कि मेरी सेवाएं उस पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान हैं जो बस मेरे खाते में रहेगा? वालनारो ने इसके बारे में सोचा और पाया कि विवान की बात सही थी।
इसलिए उसने केवल एक आह भरी जब वह विवान के साथ उस दंगन से बाहर निकला जो अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं अधिक साफ था, फिर पार्किंग लॉट की ओर बढ़ा। इसके बाद वाल्नारो ने कार को और अंदर ले जाकर अपने अधीनस्थों को जो करने के लिए कहा था कुछ निर्देश दिए। विवान ने भी उस बूढ़ी महिला के लिए अपना संपर्क जानकारी छोड़ दी ताकि वह बाद में उससे संपर्क कर सके। इसके बाद विवान कार में बैठा रहा और गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार किया, और ज्यादा समय नहीं लगा कि वे एक और चेक पॉइंट के पास पहुंचे। वाल्नारो के अनुसार वे एक और कंपनी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर भी विवान को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह सैनिकों के साथ जुड़ने के लिए यहाँ नहीं था। वह केवल ये जानना चाहता था कि मेजर उससे क्यों मिलना चाहता था। लगभग 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां कई इमारतें थीं जो विवान ने रिपर्स गार्जियन 11वीं कंपनी के बेस पर देखी थीं। न केवल इमारतें नियमित रूप से रखरखाव के कारण बेहतर दिख रही थीं, बल्कि वे और भी उन्नत थीं। विवान को यह सोचने से रोक नहीं सका कि क्या वह वास्तव में किसी और शहर में गया था या गार्जियन में। आखिरकार जिस तरह से क्षेत्र विकसित हुआ था वह किसी शहर से अलग नहीं था। इसके अलावा वहां सैनिक थे जो अपने नागरिक कपड़ों में घूम रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे वाल्नारो ने विवान को लेने के लिए गए समय में कपड़े पहने थे, केवल ये कि वह अपनी आधिकारिक सैन्य वर्दी में बदल गया जब वे अपने बेस से बाहर निकल रहे थे। जब वे कार से बाहर निकले, विवान ने वाल्नारो का अनुसरण किया जो उन्हें उस सैन्य शहर के बीच में ले गया जिसे विवान ने नाम दिया। वे एक और चेक पॉइंट से गुजरे और फिर शहर में प्रवेश किया। वहां पहुंचने के बाद वे अभी भी शहर के केंद्र की ओर बढ़ते रहे, और ज्यादा समय नहीं लगा कि वे एक हवेली के सामने पहुंचे। ये कुछ बड़ा नहीं था, बस एक मध्यम आकार की, लेकिन फिर भी इसमें एक कलात्मक स्पर्श था। इसमें एक आंगन था जो हरे रंग से भरा हुआ था। वाल्नारो ने हवेली के दरवाजे पर जाकर खटखटाया, और ज्यादा समय नहीं लगा कि अंदर से कदमों की आवाज उनके पास आई। जब कदम रुके, दरवाजा खोला गया और एक पुराना चेहरा विवान के सामने आया। खैर, हालांकि विवान इसे पुराना कह रहा था, ये एक ऐसे व्यक्ति का था जो संभवतः अपने 50 के दशक में था और उसके बालों में कई सफेद बाल थे। फिर भी वह साफ सुथरा था, न केवल सैन्य वर्दी में बल्कि उसके बाल भी अच्छे से संवारे हुए थे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वाल्नारो ने ध्यान में खड़ा होकर एक सैन्य सलाम दिया। शुभ दिन मेजर, जब तुम मेरे हवेली में हो तो औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें केवल तब करना चाहिए जब मैं उस समय ड्यूटी पर हूँ, मेजर ने हंसते हुए कहा और अपने हाथ को औपचारिकता को खत्म करने के लिए लहराया। फिर उसने विवान की ओर देखा जो उसे जिज्ञासा से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अच्छा लगा विवान। आपसे मिलकर अच्छा लगा मेजर, विवान ने जवाब दिया और मेजर के बढ़े हुए हाथ को शुभ किया। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? उसने मेजर के हाथ को छोड़ने के बाद जोड़ा, सीधे मुद्दे पर, हम। खैर, अंदर आओ और कुछ ठंडा पी लो। इसके बाद हम उस कारण के बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, मेजर ने कहा। फिर उसने दोनों को हवेली के अंदर ले जाया। हवेली विवान के दृष्टिकोण से बस अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। लिविंग रूम में कई सोफे, एक टेबल, एक टीवी और कुछ कलात्मक चित्र थे जो दीवार पर लटके हुए थे। जब दोनों ने बैठने के लिए जगह ली तो मेजर ने फ्रिज से जूस निकाला और दोनों के गिलास में डाला, और जैसे ही वे पीने लगे उसने बात करना शुरू किया। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं मेजर अलोंसो हूँ जो 11वीं से 14वीं कंपनियों का प्रमुख हूँ। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं मेजर अलोंसो हूँ जो 11वीं से 14वीं कंपनियों का प्रमुख हूँ। विवान ने सिर हिलाया। इस पर उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने ये देखने के लिए इंतजार करना जारी रखा कि मेजर उससे क्यों मिलना चाहता था। तो यहाँ आपको बुलाने का मुख्य कारण सरल था। मैंने आपकी जानकारी देखी है जो हमने इकट्ठा की है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। और इस जानकारी से मुझे पता चला कि आप लड़ाई में विशेषज्ञ हैं। मैंने हाल ही में होटल के फुटेज भी देखे हैं। हालांकि आप वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए, फिर भी मैं बता सकता था कि आप वही थे जो गवाहों से मिली जानकारी के अनुसार थे। तो जिस तरह से आपने हमलावरों को संभाला वह इतना उत्कृष्ट था कि इसने मुझे आपको बुलाने के लिए प्रेरित किया ताकि मैं आपको एक प्रस्ताव या निमंत्रण दे सकूं। विवान, मैं आपको सेना में कप्तान के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हम आपके लिए एक और कंपनी बनाएंगे ताकि आप उनका नेतृत्व कर सकें। लेकिन बेशक ये सब तभी होगा जब आप मेरे द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। मेजर अलोंसो ने लंबे शब्दों की श्रृंखला के साथ जारी रखा। विवान ने जूस का एक और घूंट लिया और फिर गिलास को मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हैरान नहीं था। सच कहूं तो वह बहुत हैरान था,
न कि उन्हें सेना में शामिल होने के लिए कहने से, बल्कि इस तथ्य से कि उन्होंने उसे एक रैंक की पेशकश की थी जब उसने उनकी रैंक में शामिल होने के लिए सहमति दी। सेना में किसी को उच्च पद प्राप्त करने के लिए योग्यता का उपयोग करना पड़ता है, और हालांकि कुछ लोग अपनी लड़ाई की क्षमता का उपयोग करके पद प्राप्त करते हैं, ये केवल तब होता है जब वे सेना में लंबे समय तक रहते हैं। ये पूरी तरह से नया और चौंकाने वाला था, बस वालनारो के चेहरे के भाव को देखकर। कप्तान ने निश्चित रूप से उस जूस को अपने शर्ट पर गिरा दिया था जिसे वह पीने वाला था। हालांकि सेना में शामिल होना और तुरंत कप्तान बनना कुछ बड़ा लगता है, ये विवान के लिए केवल एक परेशानी थी। अगर उसे कैंप में अपना बहुत सारा समय बिताना पड़ता तो वह सानिया के साथ अपना युवा जीवन कैसे जी पाएगा। इसके अलावा एक तथ्य था कि उसे उन लोगों के कई आदेशों का पालन करना होगा जो कथित तौर पर उसके वरिष्ठ थे। वह इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा, मुझे खेद है मेजर, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। इससे मेरी स्वतंत्रता का समझौता होगा और ये कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो स्वतंत्र रहना पसंद करता हूं, जो भी मैं चाहता हूं करता हूं। तो अगर मुझे यहां बुलाया जाता है ताकि मैं दूसरों की बातों का पालन करना शुरू करूं, तो ये निश्चित रूप से वही होगा जो मुझे सबसे ज्यादा नफरत होगी। विवान के सीधे उत्तर को सुनकर अलोंसो ने एक आह भरी। उसने उस समूह का हिस्सा होने वाले व्यक्ति से इसकी उम्मीद की थी, इसलिए वह तैयार था। मुझे पता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप एक सैनिक बनते हैं तो आपके पास बहुत सारी स्वतंत्रता होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अभी करते हैं तो उन्हें अवैध कहा जा सकता है, लेकिन जब आप सैनिक बन जाते हैं तो भले ही आप वह करें, कोई समस्या नहीं होगी जब तक आप अपना बैज दिखाते हैं। तो क्या आप फिर से इसके बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं? विवान ने इस पर सिर हिलाया। अगर मैं पूरे सैन्य का कमांडर होता तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ शामिल हो सकता, लेकिन अगर ये किसी निचले रैंक का व्यक्ति है तो उसे भूल जाइए। वालनारो ने विवान को ऐसे देखा जैसे उसकी आंखें बाहर निकलने वाली हों। वह हमेशा गर्वित था कि उसने एक ऐसे सैन्य में कप्तान का पद प्राप्त किया था जहां बहुत प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन ये सब कड़ी मेहनत, समर्पण और बलिदानों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। दूसरी ओर विवान को उसी पद की पेशकश की जा रही थी ताकि वह उनके साथ शामिल हो सके, और यह सब नहीं था। केवल कुछ वर्षों में विवान अपनी क्षमताओं के कारण अपनी रैंक बढ़ा सकता था जब तक कि वह कुछ प्रयास करता, लेकिन अब विवान ने सब कुछ ठुकरा दिया था और पूरे देश के सैन्य का कमांडर बनने की इच्छा रखी थी। ये कुछ ऐसा था जिसने उसे किसी हद तक गुस्सा दिलाया, लेकिन फिर भी उसने खुद को नियंत्रित रखा क्योंकि वह अपने सीधे वरिष्ठ एक मेजर की उपस्थिति में था। अलोंसो दूसरी ओर, हालांकि वह हैरान था, वह विवान द्वारा कहे गए शब्दों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। उसे पता था कि विवान को उनके साथ शामिल होने के लिए मनाना कठिन था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ अन्य कार्ड थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। उसने विवान की ओर देखते हुए मुस्कुराया। फिर उसने कहा, आपको पता होना चाहिए कि यह असंभवता है ना? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए सेना में शामिल होना असंभव है। यह नहीं है कि मैं कोई अपराधी हूं या कुछ और, लेकिन मुझे किसी के अधीन रहने का विचार पसंद नहीं है। मुझे स्वतंत्र रहना पसंद है, विवान ने जवाब दिया। अलोंसो ने सिर हिलाया और तय किया कि उसके लिए ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना बेहतर होगा। ऐसा लगता था कि निम्न प्रस्तावों से उस युवा व्यक्ति को आकर्षित करने में कुछ नहीं होगा जो उसके सामने बैठा था। तो हम एक समझौता क्यों न करें? अलोंसो ने पूछा। क्या समझौता? विवान ने भौहें उठाते हुए पूछा। हम ऐसा कर सकते हैं। आप सेना में शामिल होते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, लेकिन जब हमें आपकी मदद की आवश्यकता होती है तो आप आकर कुछ कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सहमत या असहमत होने का निर्णय ले सकते हैं। अलोंसो ने विवान की आंखों में देखते हुए कहा। विवान की भौहें फिर से उस प्रस्ताव को सुनकर उठ गईं। जितना वह बता सकता था, ये वास्तव में एक अच्छा प्रस्ताव था, लेकिन उनके पास उससे कुछ न कुछ तो होगा जिसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ पेश किया। विवान मूर्ख नहीं था कि वह विश्वास करे कि वे किसी को भी सेना के नाम और बैच का उपयोग करने देंगे और जो वह चाहता है वह करने देंगे, लेकिन देश के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी। यह असंभव था, और आपको इसके बदले क्या मिलेगा? विवान ने संकीर्ण आंखों के साथ पूछा। हे, चिंता मत करो, जो हम प्राप्त करेंगे वह बस वही होगा जो आप हमें प्रदान करेंगे। जब आप हमारी मदद करने के लिए सहमत होते हैं तो यही हमें मिलेगा। इसके अलावा हम पहले से ही आपसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, शरीर को मजबूत करने वाला समाधान। हालांकि आप भविष्य में हमसे कुछ मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे यकीन है कि समाधान की कीमत उस चीज से अधिक है जो आपने हमसे मांगी थी। जो परिणाम उन्होंने दिए हैं वे हमें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं। अलोंसो ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे पता था कि विवान जैसे व्यक्ति के लिए
झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे साफ साफ सामने आकर सब कुछ कह देना चाहिए था, न कि छिपाने के लिए। अगर भविष्य में उसे पता चला कि वे उसका उपयोग कर रहे थे, तो वे बाहर हो जाएंगे, और ये कुछ ऐसा था जिसे वे इस समय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। न केवल शरीर को मजबूत करने वाला समाधान जो विवान उन्हें प्रदान कर रहा था महत्वपूर्ण था, बल्कि अगर वह इसे दुश्मन देशों को देना शुरू कर देता तो यह उन्हें बहुत परेशानी में डाल सकता था। इसलिए उसे ये सुनिश्चित करना था कि भले ही वे विवान के साथ समझौता न करें, कम से कम उन्हें दुश्मन नहीं बनना पड़े। तत्स्थता भी उनके लिए एक विकल्प था। विवान ने अलोंसो द्वारा कहे गए विचारों पर विचार किया। कम से कम ये सौदा बुरा नहीं था। वह एक मिशन के समय उनकी मदद करने के लिए सहमत हो सकता था, और अगर वह नहीं करना चाहता था तो वह मना कर सकता था। लेकिन फिर उसे कुछ और पूछना था, क्या मुझे अभी भी आदेशों का पालन करना होगा? और इसी तरह अलोंसो ने फिर से आह भरी। उसने सोचा कि विवान के साथ क्या समस्या थी कि वह किसी और के आदेश का पालन करने से बस इनकार कर रहा था। अंत में वह केवल इसे उसकी युवा गर्म खून से जोड़ सकता था। दूसरे शब्दों में, युवा आमतौर पर बागी होते हैं और दूसरों द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं करते। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। सेना में कोई भी आपको कुछ करने का आदेश नहीं दे सकेगा। ये केवल एक अनुरोध होगा और बस इतना ही। इसके अलावा आपकी रैंक के साथ आप उन अन्य सैनिकों को आदेश दे सकते हैं जो आपसे निचले स्तर पर हैं। शर्त यह है कि जो भी आप उन्हें करने के लिए आदेश दे रहे हैं वह अपराध करने या खुद को मारने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई सैनिक नहीं होंगे जिनका आप नेतृत्व करेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके पास एक रैंक होगी लेकिन कोई अधीनस्थ नहीं होगा। आपकी रैंक के मामले में नीचे के सभी सैनिकों को आपके अधीनस्थ माना जा सकता है। अलोंसो ने कहा। वाल्नारो जो ये सब सुन रहा था वह सदमे और जलन से मरने वाला था। यहाँ तक कि वह खुद, एक कप्तान, किसी अन्य कंपनी के किसी भी सैनिक को आदेश नहीं दे सकता था। विवान ने इसके बारे में सोचा और पूछा, मुझे फिर से कौन सी रैंक मिल रही थी? विवान उस रैंक को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं था जो इतनी कम थी कि उसके पास ज्यादा अधिकार नहीं था। आपको वही रैंक दी जाएगी जो मेरी है। आप मेजर होंगे जब तक कि आप इस सौदे पर सहमत होते हैं। अलोंसो ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आपको वही रैंक दी जाएगी जो मेरी है। आप मेजर होंगे जब तक कि आप इस सौदे पर सहमत होते हैं। अलोंसो ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया। विवान ने सोचा और फिर पूछा, क्या मेरी रैंक इससे अधिक ऊंची हो सकती है? अलोंसो ने विवान के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर अपने होंठों को हिलाते हुए महसूस किया। विवान को मेजर की रैंक देना तो कर्नल का निर्णय था। उसे खुद नहीं लगता था कि विवान जैसे युवा व्यक्ति को सेना में इतनी शक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वह उस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था जो उसे दी गई थी। लेकिन अंत में कर्नल ने इस पर जोर दिया। अंत में मेजर ने ये बात विवान को सेना में शामिल करने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में अंतिम क्षण में उल्लेख करने का निर्णय लिया। लेकिन अब क्या हो रहा था? वह रैंक जिसे उसने विवान के लिए बहुत बड़ा समझा था, अब विवान उसे छोटा मान रहा था और उससे अधिक ऊंची रैंक की इच्छा कर रहा था। उसे खुद को सेना में 2 दशकों से अधिक समय तक मेहनत करनी पड़ी, कई खतरों का सामना करना पड़ा, तब जाकर वह 1 दशक तक कप्तान रहने के बाद मेजर के रूप में पदोन्नत हुआ। फिर भी उसने अपने चेहरे पर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। उसने विवान को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और जवाब दिया, हाँ, आपके लिए अपनी रैंक बढ़ाना और कर्नल बनना संभव है, लेकिन ये केवल तब हो सकता है जब आपके पास कई उपलब्धियां हों। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक उच्च रैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ मिशन लेने होंगे और उन्हें पूरी तरह से पूरा करना होगा। जब आप पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो आपको कर्नल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। विवान ने अलोंसो को एक निष्पन्न चेहरे के साथ देखा। उसे पता था कि वह व्यक्ति चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वह आसानी से पहचान सकता था। अलोंसो उसे जो बता रहा था वह सरल था। सेना के लिए अधिक उपयोगी बनो और आपको कर्नल बनाकर पुरस्कृत किया जाएगा। बस इतना ही। अंत में उसने सिर हिलाया। उसके पास सिस्टम से अभी भी बहुत सारे मिशन थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके पास केवल एक ही मिशन है, जो कि 5 उद्योगों पर नियंत्रण करना है। ये कुछ ऐसा था जिसे पूरा करने में बहुत प्रयास लगेगा। इसलिए वह अन्य चीजों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता था जो उसके समय का बहुत अधिक लेगी। हालांकि उसे बहुत काम करना पसंद नहीं था, उसके पास चीजों को अधिक गंभीरता से लेने और देनाली के साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि शर्तें तेजी से पूरी हो सकें। सेना की रैंक उसके लिए केवल एक सजावट थी। ऐसा नहीं था कि वह किसी भी समय दी गई शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा था। दूसरे शब्दों में, उसने इसे केवल एक एहतियात के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। ठीक है,
मुझे वह बैज कैसे मिलेगा? विवान ने पूछा, जबकि वह जिस सोफे पर बैठा था उस पर पीछे की ओर झुक गया। अलोंसो ने मुस्कुराया और फिर अपने हाथों को ताली दी, और तुरंत बाद हवेली का दरवाजा खोला गया और 3 सैनिक अपने वर्दी में लिबास करते हुए लिविंग रूम में प्रवेश किए। उनमें से प्रत्येक के हाथ में कुछ था, उनके हाथों में भी दस्ताने थे, और जब वे कमरे में प्रवेश कर रहे थे वे एक परेड की तरह चल रहे थे। सामने वाला सैनिक एक काले सैन्य वर्दी को लेकर आया था जो अच्छी तरह से मोड़ी गई थी। इसके ऊपर एक जोड़ी सैन्य बूट थे। उसके पीछे वाला सैनिक एक ऐसा चीज लेकर आया जो एक वेलवेट बॉक्स में रखा हुआ बैज लग रहा था, और अंतिम सैनिक एक छोटे आयताकार बॉक्स को लेकर आया। बॉक्स के अंदर क्या है ये विवान नहीं देख सका अभी तक। जब तीनों लिविंग रूम के बीच में पहुंचे तो वे सीधे खड़े हो गए और अलोंसो के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। अलोंसो अपनी सीट से खड़ा हुआ, फिर उसने वालनारो की ओर देखा जो सोफे पर बैठे थे और उनकी आंखें धुंधली थीं। उनके हाथ में जो गिलास था वह अभी भी उस जूस से आधा भरा हुआ था जो उन्होंने उन्हें दिया था। अंत में अलोंसो ने सिर हिलाया। उसे समझ में आया कि वालनारो हैरान था। खैर, वह अकेला नहीं था जो हैरान था, वह भी इस तरह था, हालांकि थोड़ा बेहतर, जब कर्नल ने उस मामले पर अपना निर्णय दिया था जो उसने उसके सामने रखा था। उसने वालनारो को अभी के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। वह उन 3 सैनिकों की ओर बढ़ा जो सीधे और स्थिर खड़े थे जैसे वे मूर्तियां हों। वह पहले सैनिक के पास गया, फिर उसने गंभीरता से उस सैनिक के हाथों से वर्दी ली। फिर उसने विवान की ओर देखा और कहा, एक बार जब आप वर्दी प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक सैनिक बन जाएंगे। विवान ने अलोंसो के शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को समझा, इसलिए वह अपनी सीट से उठ गया। और हालांकि उसे सैन्य प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित होना पसंद नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने सैनिकों का अपमान किया या कुछ और। वास्तव में उसके लिए उनमें कुछ सम्मान था। कम से कम आज तक उसने कभी भी किसी सैनिक से ऐसा व्यवहार नहीं किया जो उसे परेशान करने की कोशिश करे। उसने अलोंसो का सामना किया और प्रतीक्षा की। जिस क्षण अलोंसो ने उसे वर्दी देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, विवान ने सैनिकों के प्रति अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने दोनों हाथ बढ़ाए। जब वर्दियां विवान के हाथों में थीं, तो अलोंसो ने कहा, अब से आप एक सैनिक हैं, और एक सैनिक के रूप में मैं आशा करता हूं कि आप जब भी मौका मिले देश के लिए न्याय करेंगे। विवान ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह कोई संत नहीं था, अगर ऐसा कोई घटना होती है जैसे कि लोग उसके होटल पर हमला करते हैं तो वह निश्चित रूप से कुछ करेगा। लेकिन बेशक यह इस शर्त पर था कि उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। वह अपनी जान को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं खोने के लिए तैयार था जिसे वह नहीं जानता, केवल इसलिए कि वह एक सैनिक था। वह अभी भी युवा था और उसके पास जीने के लिए कुछ और साल थे। जब अलोंसो ने देखा कि विवान सिर हिला रहा है तो उसने प्रशंसा में मुस्कुराया। फिर उसकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। जो सैनिक पहले वर्दियां पकड़ रहा था उसने एक सैन्य सलाम देने के बाद एक कदम पीछे हट गया। अलोंसो फिर दूसरे सैनिक की ओर बढ़ा जो पहले से ही आगे आ चुका था। अलोंसो ने फिर उस बैच को लिया जो सैनिक के पास था। यह अंडाकार आकार का था और इसे चांदी में बनाया गया था या रंगा गया था। चांदी के धातु के केंद्र में एक काले रंग की फसल थी। फिर इसके ऊपर 3 सुनहरे तारे थे। ये ठीक उसी तरह थे जैसे अलोंसो के कंधों पर थे। ये बैज है, ये कुछ ऐसा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं जब आपके पास वर्दी नहीं हो। और यदि आप वर्दी पहन रहे हैं तो मेरे कंधों पर जो तारे हैं वे भी 3 हैं। सुनिश्चित करें कि वे आपकी कब्जों से कभी न जाएं, क्योंकि मैं खुद उन्हें बदलने का अधिकार नहीं रखता, केवल कर्नल ही मेजर और नीचे के लिए ऐसा कर सकते हैं। विवान ने अपने बैज को प्राप्त करते हुए सिर हिलाया। कम से कम यह अच्छा लग रहा था। बैज प्राप्त करने के बाद उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, जिससे वहां उपस्थित सभी सैनिकों के होंठ थोड़े हिल गए कि वह बैज को कैसे संभाल रहा था। अंत में अलोंसो ने जो कर रहा था उसे जारी रखने के लिए केवल आगे बढ़ा। जैसे ही दूसरा सैनिक एक सैन्य सलाम देने के बाद पीछे हट गया, तीसरा सैनिक आगे आया। अलोंसो ने आगे बढ़कर उस बॉक्स को खोला जो वह लेकर आया था, और उसके अंदर एक बंदूक थी। सही में ये एक पिस्तौल थी। अलोंसो कुछ कहने से पहले विवान ने पहले ही बोल दिया। ग्लॉक 19 एक कॉम्पैक्ट हैंडगन, एक ऐसा हैंडगन जो आपके हाथ में भरने के लिए बड़ा है। इस हथियार में 4.02 इंच लंबी बैरल, 7.28 इंच की कुल लंबाई, 5.04 इंच की ऊंचाई है, और यह 15 राउंड 9 मिलीमीटर्स के साथ पूरी तरह से भरी हुई होने पर 30 ऑन्स से थोड़ा अधिक वजन रखती है। यह अधिकांश ड्यूटी साइज हैंडगनों जैसे कि M9, M17 और M1911 से छोटा है। ग्लॉक 19 एक अच्छा मध्य आकार है जो इसे ड्यूटी हैंडगन और एक छिपाने योग्य आग्नेयास्त्र दोनों के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। ग्लॉक 19 आकार के मामले में एक बहु मिशन भूमिका के लिए बिल्कुल सही है।
जब विवान ने बंदूक का संक्षिप्त परिचय दिया तो कमरे में सभी सैनिकों ने उसे आश्चर्य से देखा। लेकिन अलोंसो दूसरी ओर जल्दी से संभल गया। उसने सिर हिलाया। यह अच्छा था कि विवान को बंदूकों के बारे में जानकारी थी और वह एक नए व्यक्ति नहीं था जिसे प्रशिक्षण शुरू करना पड़ेगा। जहां तक उसे हथियारों के बारे में जानकारी मिली, ये कुछ ऐसा था जो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। विवान अब उनकी सेना का हिस्सा था। यह अपने आप में पर्याप्त था कि वह उनका दुश्मन नहीं था। इसके अलावा, हालांकि उसने सेना में शामिल हो गया था, उसके पास अन्य मेजरों की तरह इतनी शक्ति नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वह सेना की कुछ संवेदनशील जानकारी तक पहुंच नहीं सकेगा। इस तरह, भले ही वह दुश्मन राष्ट्र का हिस्सा था, वह कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगा जिसका उपयोग उनके खिलाफ किया जा सके। लेकिन अगर वह उनकी तरफ था जैसा कि वे मानते थे, तो जितना बेहतर वह होगा, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा जब वह भविष्य में स्वीकार किए गए मिशनों को लेगा। अलोंसो ने विवान को बंदूक दी और कहा, बंदूक वर्तमान में पूरी तरह से भरी हुई है। यदि आपने अंदर के सभी 15 राउंड का उपयोग किया है, तो आपको जो गोला बारूद चाहिए, वह यहाँ है। ये बॉक्स 100 गोलियों से भरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? अलोंसो ने एक छोटे बॉक्स को देते हुए पूछा जिसमें गोलियां थीं। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह अभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन अगर मेरे संपत्ति पर और हमले होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्याप्त होगा। अलोंसो ने विवान द्वारा कहे गए किसी भी बात को अनसुना कर दिया। फिर बिना कुछ और कहे, उसने ध्यान में खड़ा होकर एक सैन्य सलाम किया। मेजर विवान रॉय। 3 सैनिकों ने वालनारो के साथ जो अभी अपनी होश में आए थे, वही किया। मेजर विवान रॉय। जब विवान उस शाम अपने विला में वापस आया, तो वह मुस्कुराते हुए था। उसे एक विचार आया था और इस विचार के लिए सेना की मदद की आवश्यकता थी। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो बाद में आएगा। अंधेरा पहले ही छा चुका था और हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लंबे समय तक बारिश न होने के बाद बारिश जल्द ही लौटने की योजना बना रही थी क्योंकि शरद ऋतु तेजी से आ रही थी। जब वह खाने की मेज के सामने बैठा, विवान के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं गई। यहां तक कि जब वह खा रहा था, तब भी उसने यह मुस्कान बनाए रखी। वह बस उस दिन की बड़ी कमाई के बारे में सोच रहा था जो उसने की थी। कम से कम, उसने बड़ी कमाई की थी। उसने पहले ही सिस्टम का अधिकतम उपयोग करना शुरू कर दिया था जो वह देख सकता था। और इसके कारण, उसने कुछ महत्वपूर्ण चीजें हासिल की थीं। सबसे पहले, उसने अपने फोन को निकालकर अपने बैंक बैलेंस की जांच की। उसने कुछ समय से अपने बैलेंस की जांच नहीं की थी। हालांकि वह खर्च कर रहा था, उसने सिस्टम की मदद से बहुत कुछ कमाया था, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई हर चीज को 100 गुना बढ़ा रहा था। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस 28,61,197,492 रुपीज। विवान ने गहरी सांस ली। अब उसके खाते में बहुत सारा पैसा था। अब समय आ गया था कि वह पैसे खर्च करे ताकि और भी अधिक कमा सके। इसके अलावा, जितना अधिक वह खर्च करेगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उसे सिस्टम से पहला आय पुरस्कार मिले। दूसरे शब्दों में, उसे कई व्यवसाय स्थापित करने होंगे ताकि वह अधिक कमा सके। ऐसे प्रोजेक्ट भी थे जिन्हें वह कर सकता था, लेकिन सब कुछ चरणबद्ध तरीके से किया जाना था। एक और चीज जो उसने दिन की यात्रा के दौरान कमाई थी, वह थी फ्री स्किल स्लॉट जो उसे सिस्टम से मिला था। अब उसके पास 3 मौके थे जिनका वह उपयोग कर सकता था ताकि वह अपनी पसंद का कोई भी कौशल प्राप्त कर सके। लेकिन इन सभी चीजों का इंतजार करना था क्योंकि विवान का इरादा था कि वह कौशल को उनके सबसे शक्तिशाली स्तर पर प्राप्त करे। और इसके लिए, उसे धैर्य रखना होगा और केवल तब स्किल स्लॉट का उपयोग करना होगा जब यह आवश्यक हो। फिर, आखिरी चीज जो उसने प्राप्त की थी, वह थी सैन्य रैंक। उसने सेना में शामिल होकर न केवल उसकी सुरक्षा प्राप्त की, बल्कि अधिकार भी हासिल किया। जिस सुरक्षा का वह उल्लेख कर रहा था, वह इस तथ्य से आई थी कि वह अब किसी भी पुलिस अधिकारी को उसे गिरफ्तार करने से रोक सकता था। दूसरे शब्दों में, भले ही वह कुछ गुंडों को पीट दे जो उसके लिए परेशानी पैदा कर रहे थे, कोई समस्या नहीं होगी। इसने उसके लिए चीजों को आसान बना दिया था क्योंकि उसकी सान्या के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सारी लड़ाइयां शामिल थीं ताकि वह सभी आवश्यक अनुभव प्राप्त कर सके। हालांकि ये लड़ाइयां जीवन और मृत्यु की नहीं थीं, विवान को लगा कि उसके लिए बुनियादी लड़ाई का अनुभव प्राप्त करना बुरा नहीं है, जहां चोट लगने का जोखिम हो। इस तरह, वह अपनी लड़ाई की प्रवृत्तियों को अपने लड़ाई के तकनीकों के साथ निखार सकती थी। इसलिए, ये कुछ ऐसा था जिसने विवान की मुस्कान को एक अच्छे समय तक बनाए रखा। जब वह अपने रात के खाने से खत्म हुआ, विवान ने तय किया कि वह जल्दी आराम करेगा। इसलिए, स्नान करने के बाद, वह बिस्तर पर गया और सो गया। एलिप्सिस। हर्ष अभी भी अस्पताल के वार्ड में था। उसे अपने माता पिता को देखे हुए काफी समय हो गया था। उन्होंने हाल ही में न तो कॉल किया था और न ही कुछ किया था।
इससे उसे चिंता हुई क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस तथ्य से कि वह उनका एकमात्र संतान था, उसके पिता और माँ हमेशा उसके लिए वहां होते थे जब उसे उनकी आवश्यकता होती थी। लेकिन अब उन्हें मिले हुए 1 सप्ताह हो गया था। वह इस समय असहज महसूस करने लगा था। हालांकि उसकी रिकवरी अच्छी चल रही थी और यह वही था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह अपनी प्रतिशोध लेना चाहता था। अब वह चाहता था कि रिकवरी इससे अधिक समय ले। वह खुद इस वार्ड में पहले से ही 2 सप्ताह से था। डॉक्टरों की उच्च तीव्रता देखभाल के साथ वर्तमान तकनीक के स्तर के कारण उन्होंने उसकी स्थिति को स्थिर कर दिया था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया था कि वह ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो बनी रहेगी वह ये थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो बच्चों को नहीं पैदा कर सकता। आखिरकार विवान द्वारा उसे जो चोट लगी थी वह ठीक होने में आसान नहीं थी। अब उसे पता था कि जिस क्षण डॉक्टर ने कहा कि वह अच्छी स्थिति में है, उसे अदालत में ले जाया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह इस तथ्य से बता सकता था कि पुलिस अधिकारी अभी भी उसके दरवाजे के ठीक बाहर मौजूद थे। उसकी पिछली अनुमानों के अनुसार उसके माता पिता को पहले ही उसके खिलाफ दायर किए गए किसी भी मामले से निपट लेना चाहिए था। चूंकि अपहरण और बलात्कार के प्रयास की खबर समाचार में नहीं आई थी, उसे नहीं लगता था कि उसके पिता के लिए सबूतों से निपटना कठिन होगा। इसलिए उसे उस दिन मुक्त होना चाहिए था जब उसके माता पिता को उससे मिलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब न केवल वे बिना किसी जानकारी के गायब हो गए थे, बल्कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। क्या हो रहा है? क्या ये संभव है कि उन्होंने तय किया कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करना जारी रखना उचित नहीं है? लेकिन ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आखिरकार मैं उनका एकमात्र बच्चा हूँ, उनका भविष्य। हर्ष सोचने लगा, या क्या ये हो सकता है कि उन्होंने मुझे छोड़ने का निर्णय लिया है क्योंकि मैं अब बच्चों को नहीं पैदा कर सकता जब तक कि कोई समाधान नहीं मिल जाता। अगर ऐसा है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं उस बेशर्म और उसकी बेशर्म को मार दूं। भले ही मुझे उसके बाद जेल जाना पड़े, मैंने पहले ही उनसे प्रतिशोध ले लिया होगा। क्रैक! इस क्षण में वार्ड का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर सामान्य सफेद कोट में कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे हर्ष अच्छी तरह से याद करता था। ये वही फाइल थी जिसका उपयोग उसकी रिकवरी प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता था। डॉक्टर ने हर्ष को देखा और कहा, आप आज कैसे हैं? हर्ष अपनी सोच से बाहर आया और सामने खड़ी महिला डॉक्टर को देखा। वह एक सुंदर, परिपक्व महिला थी और निश्चित रूप से हर्ष की वासना भरी प्रवृत्ति जाग उठी जब उसने डॉक्टर को घूरा। उसकी बिना छिपी नजर ने डॉक्टर को चिंतित कर दिया। उसने उसकी स्थिति के बारे में पूछने का प्रयास छोड़ दिया और सीधे उस बिंदु पर चली गई जो उसे यहाँ लाया था। उसने पिछले कुछ दिनों से हर्ष के घूरने के व्यवहार को सहन करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह और सहन नहीं कर सकी। आपकी चुप्पी से मैं बता सकती हूँ कि आप अंततः ठीक हैं और अस्पताल से छुट्टी के लिए तैयार हैं। आपको बिलों और इसी तरह की चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले ही चुका दिए गए हैं। इसलिए आप वार्ड के कपड़े बदलने के बाद स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। घर पर सुरक्षित यात्रा करें, डॉक्टर ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने हर्ष से मुंह मोड़ लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। डॉक्टर के शब्दों ने हर्ष को उसके हताशा से बाहर निकाल दिया। जिस क्षण उसने डॉक्टर द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया, उसे तुरंत लगा कि उसकी दुनिया ढह रही है। वह बिस्तर से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचा ली। वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था क्योंकि उसे यहाँ और भी कुछ समय रहना था, लगभग 2 सप्ताह और। उसने दर्द में कराहते हुए खुद को संभाला, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और डॉक्टर पर चिल्लाया जो पहले ही दरवाजे पर थी। डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे अभी और समय चाहिए ठीक होने के लिए। लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से चिल्लाए, डॉक्टर ने उसे अनसुना कर दिया और दरवाजे के पास खड़े 2 अधिकारियों की ओर मुड़कर बोली, मैंने पुष्टि की है कि मरीज अच्छी स्थिति में है, इसलिए मैं आज उसे अस्पताल से छुट्टी देने जा रही हूँ। अधिकारियों ने उसकी ओर देखा और फिर उस कमरे में देखा जहां हर्ष दरवाजे की ओर लंगड़ाते हुए बढ़ रहा था। फिर उन्होंने डॉक्टर की ओर उठी हुई भौहों के साथ देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह पहले से ही अच्छी स्थिति में है? जिस तरह से वह चल रहा है वह ठीक नहीं लग रहा है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। इसकी चिंता मत करो, ये लड़का ऐसा दिखावा कर रहा है कि वह अभी ठीक नहीं हुआ है ताकि हम उसे आरोपों का सामना करने में देरी कर सकें। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर गलती करेगी? दूसरे अधिकारी ने कहा। वह वही था जिसने पिछले हफ्ते हर्ष के माता पिता का पीछा किया था। यह मामला होना चाहिए। दूसरे अधिकारी ने भी यही सोचा, इसलिए उसने डॉक्टर को सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद डॉक्टर। बस आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करें ताकि वह छुट्टी ले सके। हम उसके बाद उसे तुरंत ले जाएंगे। जिस डॉक्टर को अपने किए पर पछतावा होने वाला था, वह अंततः शांत हो गई।
जिस तरह से दोनों अधिकारी व्यवहार कर रहे थे, ये स्पष्ट था कि उन्हें हर्ष की स्थिति की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसने उसे आराम दिया, इसलिए उसने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और फिर सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसे हर्ष को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल से बाहर करना था। दूसरी ओर हर्ष निराश था। उसने अभी क्या देखा, वह अभी भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वे कह रहे थे कि वह जाने के लिए तैयार है। वह तो सिर्फ दिखावा कर रहा था। यह ऐसा नहीं था। मैं वास्तव में अभी भी ठीक नहीं हूँ। मुझे ठीक होने के लिए 1 महीना चाहिए, नहीं, मेरा मतलब है 1 साल, इससे पहले कि मैं अंततः ठीक हो सकूं। हर्ष ने घबराए हुए स्वर में चिल्लाया, लेकिन उसके शब्दों ने दोनों अधिकारियों की ओर से एक घूरने का सामना किया। अब वे सुनिश्चित थे कि हर्ष दिखावा कर रहा था। आखिरकार डॉक्टर के अनुसार हर्ष को अदालत में ले जाने के लिए ठीक होने के लिए अधिकतम केवल 2 सप्ताह बचे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हर्ष की रिकवरी की गति को कम करके आंका था, क्योंकि वह उस समय से पहले ही ठीक हो गया था जब उसे होना चाहिए था। और अब जब वह ये दावा कर रहा था कि उसे अभी 1 साल और चाहिए, तो ये स्पष्ट था कि वह उस मामले से बचने की कोशिश कर रहा था जो उसके ऊपर था। हर्ष डॉक्टर का पीछा करने के लिए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी भी ये सुनिश्चित करना था कि डॉक्टर कहे कि वह अभी ठीक नहीं हुआ है, अन्यथा उसे दर्द में अस्पताल छोड़ना पड़ेगा और साथ ही उसे अपने माता पिता से मिले बिना अदालत जाना पड़ेगा, और बिना अपने माता पिता के समर्थन के उसे जेल भेजा जाएगा। ये तो निश्चित था, लेकिन वह बिना अपने प्रतिशोध लिए वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। यह उसके लिए अस्वीकार्य था। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, दोनों अधिकारियों ने उसके रास्ते को रोक दिया। आपको इस वार्ड से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा जैसे ही आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, हम इसे आपकी भागने की कोशिश मानेंगे, एक अधिकारी ने कहा। वे दोनों यहाँ पूरे 2 सप्ताह से थे। हालांकि वे केवल दिन की शिफ्ट में थे, लेकिन वे यहाँ लंबे समय तक रहने से भी बोर हो गए थे। वे लोग थे जो अपनी ड्यूटी के समय शहर में घूमने के आदी थे। लेकिन अब जब उन्हें पूरे 2 सप्ताह के लिए एक ही जगह पर रहने के लिए कहा गया था, तो वे यहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ सकते थे। वे गली में गुंडों का पीछा करने की ड्यूटी लेना पसंद करते, बजाय इसके कि दरवाजे पर खड़े रहें। हाँ, वे वहां कई घंटों से खड़े थे, केवल हर्ष पर नजर रखने के लिए। यह उन्हें इतना बोर कर चुका था कि वे यहां से जल्दी निकलना चाहते थे। कम से कम वे थक चुके थे। दूसरी ओर हर्ष उस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका जो उसके सामने था। उसने अपने हाथों को बेतरतीब ढंग से लहराते हुए चिल्लाया, यह अस्वीकार्य है। मैं बाहर जाने के लिए ठीक नहीं हूँ। क्या आप वही नहीं हैं जो वार्ड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? एक अधिकारी ने जवाब दिया, लेकिन वे मुझे अस्पताल से छुट्टी देने के लिए कह रहे हैं। हर्ष ने वापस गरजते हुए कहा, लेकिन आप अपनी निर्धारित समय से पहले वार्ड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि डॉक्टर का निर्णय सही है। इसलिए युवा, बेहतर है कि आप कमरे में वापस जाएं इससे पहले कि हम आपको मजबूर करें, और 2 सप्ताह बाद यह दिखावा करने की कोशिश न करें कि आप अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, अधिकारी ने तेज स्वर में कहा। अंत में हर्ष को अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया जब तक कि उसे लगभग 30 मिनट बाद अंततः छुट्टी नहीं दी गई। और जिस क्षण डॉक्टर ने दस्तावेज दिए जो दिखाते थे कि हर्ष को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, दोनों अधिकारियों ने चौड़ी मुस्कान के साथ हर्ष को जैसे जीवनदायिनी आलू की थैली की तरह उठाया। चूंकि वह दिखावा कर रहा था कि वह घायल है, दोनों अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं की और उसे अस्पताल से बाहर ले गए। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एक छोटी सी कीमत है जब तक कि वे अपनी ड्यूटी से मुक्त हो रहे थे। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो वे एक कार में चढ़ गए जो पहले से ही उनके लिए वहां इंतजार कर रही थी। उन्होंने पहले ही अपने वरिष्ठों से संपर्क किया था ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि संदिग्ध को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उसे ले जाने के लिए तैयार है। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने हर्ष को कार के पिछले हिस्से में धकेल दिया और खुद भी अंदर चले गए। कार तुरंत एक पल बाद चल दी। हालांकि हर्ष अभी भी प्रतिरोध कर रहा था, लेकिन उसके पास उन 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ नहीं था। और जल्द ही वह पुलिस स्टेशन में था जहां उसे अदालत की सुनवाई का इंतजार करने के लिए हिरासत में रखा गया था। अलिप्सस अगले दिन उसे अंततः कोई मिलने आया। ये व्यक्ति उसका वकील था जो इस समय तक उसके परिवार के मामलों को संभाल रहा था। उसे उसके पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था कि उसके मामलों का ध्यान रखा जाए। यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं, राफेल। मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। मुझे इस सेल से बाहर निकालो। और मेरे पिता और माँ कहाँ हैं? हर्ष ने अपने सेल के बाहर आए वकील को देखकर बेताबी होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। राफेल इस समय एक सूट पहने हुए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सूट काफी गंदा था। ऐसा लगता था कि वह कम से कम 2 दिनों से वही सूट पहने हुए था। उसके बाल बेतरतीब थे, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे,
ये एक और संकेत था कि उसने लंबे समय तक पर्याप्त आराम नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, वह वर्तमान में थका हुआ था। जैसे ही उसने हर्ष के शब्द सुने, उसकी निराशाएं उभर आईं। उसने सेल की सलाखों पर अपनी मुट्ठी मारी और हर्ष पर चिल्लाया, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है? हंस, तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ। मैं यहाँ केवल तुम्हें सूचित करने के लिए हूँ कि तुम्हारे माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें तुम्हारे साथ अदालत में होना चाहिए। तुम्हारे पिता के तहत सभी व्यवसाय या तो बेचे गए हैं या दिवालिया हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, तुम पूरी तरह से गरीब हो, यहाँ तक कि एक भिखारी भी तुमसे बेहतर है। यह आखिरी चीज है जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार ने मेरे लिए जो किया उसके लिए आभारी हूँ। लेकिन अब ये खत्म हो गया है क्योंकि मैंने पहले ही काफी किया है। ये तुम्हारे लिए जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, उसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए भविष्य में मुझसे मत पूछना क्योंकि हम खत्म हो गए हैं। राफेल ने अपनी बात खत्म की, पूरी तरह से उस दर्द को अनदेखा करते हुए जो उसने सेल की सलाखों पर कितनी जोर से मारा था। जैसे ही उसने अपने मन की बात कह दी, उसने मुंह मोड़ लिया और चला गया। उसने हर्ष को पूरी तरह से अनदेखा किया, जिसकी आंखें अब लगभग निर्जीव थीं। और सच में, हर्ष को इस बात की परवाह नहीं थी कि वकील चला गया। वह बस इस बारे में सोच रहा था कि उसे क्या बताया गया था। वह सोच रहा था कि अस्पताल में रहते हुए वास्तव में क्या हुआ। उसका परिवार दिवालिया हो गया। उसके पिता के तहत कई व्यवसाय बेचे गए। यह उसके लिए पूरी तरह से असंगत था। हालांकि वह परिवार के व्यवसाय के प्रति गंभीर नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसके बारे में पूरी तरह से अनजान था। वह अस्पताल में भर्ती होने से पहले अपने परिवार के व्यवसाय की स्थिति जानता था। दिवालिया होने के बजाय, उसके पिता के तहत जो व्यवसाय थे, उन्हें अभी फल फूलना चाहिए था। आखिरकार, उसके पिता के पास कई कनेक्शन थे जिनका वह उपयोग कर सकता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह वर्तमान में जो ऊंचाई पर है, उससे अधिक ऊंचाई पर पहुंच सके। लेकिन अब, उसे बस यह बताया गया था कि उसके पिता के तहत सभी व्यवसाय खत्म हो गए हैं, या तो बेचे गए या दिवालिया हो गए। उसके पिता और माँ को उसी समय अदालत में होना चाहिए था जैसे वह। और स्थिति को और भी खराब करने के लिए, ये तथ्य था कि उसका परिवार वर्तमान में गरीब था। और दिवालिया होने की जानकारी जानने के बाद, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां एक व्यवसाय उस व्यक्ति पर भारी कर्ज लाता है जो व्यवसाय का मालिक होता है। इसका मतलब था कि उसके परिवार के पास वर्तमान में कई कर्ज थे जिन्हें चुकाना था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राफेल ने कहा कि यहाँ तक कि एक भिखारी भी उनसे बेहतर था। इस क्षण में, हर्ष केवल निराशा से अधिक अनुभव कर रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है या क्या कहना है। वह केवल फर्श पर बैठ सकता था और उस सेल के दरवाजे की ओर बेहोशी से देख सकता था जिसमें वह बंद था। लेकिन जो वह नहीं जानता था, वह ये था कि वह वास्तव में अपने परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका असली कारण था। अगर उसने सान्या की ओर कदम नहीं बढ़ाया होता और विवान का गुस्सा नहीं उठाया होता, तो शायद उसका परिवार उसी तरह समृद्ध हो रहा होता जैसे कि वह हमेशा होता था। दिन के अंत में, उसके पास खुद को और अपनी वासना को छोड़कर किसी और को दोष देने के लिए कोई नहीं था। उसने इसे नियंत्रित करने में असफलता की और इसने उसे बहुत कुछ चुकाना पड़ा। एक ऐसा मूल्य जिसे उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए चुकाना होगा। शायद अगर उसकी पुनर्जन्म होती है, तो शायद वह याद रखेगा कि उस विशेष रात को जो कुछ भी उसने किया, उसे करने की हिम्मत न करे। सैन्य ने 2 हफ्तों तक ट्रेनिंग की थी, अपनी लड़ाई की क्षमताओं को निखारते हुए और अपनी ताकत बढ़ाते हुए। वह किसी भी स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहती थी। वह विवान के प्रशिक्षण के तहत कड़ी मेहनत कर रही थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि वह विवान के लिए बोझ बने। ये एक ऐसा एहसास था जिसे वह पसंद नहीं करती थी। इसलिए, हालांकि वह जानती थी कि वह इस समय उसकी तरह मजबूत नहीं होगी, वह निश्चित थी कि वह भविष्य में मदद कर सकेगी। वह अपने प्रशिक्षण को पूरा करने का लक्ष्य बना रही थी ताकि वह अपनी माँ और दामिनी को भी प्रशिक्षित कर सके। हालांकि, अगर उसे ये कठिन लगता, तो वह बस डेनाली से मदद मांग लेगी। इस दिन, उसने घर छोड़ दिया और शहर में घूमने का फैसला किया। ये शनिवार था और विवान किसी काम में व्यस्त था। इसलिए, वह दीपिका और पूजा के साथ बाहर गई ताकि वे आराम कर सकें। सान्या, दीपिका और पूजा ने अपने लड़कियों के आउटिंग की योजना कई दिनों से बनाई थी। वे सभी काम से थकी हुई थी और एक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने शहर में एक दिन बिताने का फैसला किया, विभिन्न पार्कों की खोज करते हुए और खेल खेलते हुए। तीनों दोस्त सुबह जल्दी मिले, उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने स्नैक्स और पेय से भरा एक पिकनिक बास्केट पैक किया था और वे मजेदार दिन के लिए तैयार थे। उनका पहला ठिकाना शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा पार्क था।
वे विकृत रास्तों पर चलते हुए, खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए और ताज़ा हवा का आनंद लेते हुए गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक शांत जगह पाई और एक चादर बिछाई, अपना पिकनिक निकालते हुए। जब वे खा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के जीवन के बारे में बात की और मज़ेदार कहानियां साझा की। उन्होंने अपने फ़ोन से संगीत बजाने की बारी बारी से कोशिश की और वे थोड़ी देर के लिए नाचने भी लगी, बिना ये परवाह किए कि कौन देख रहा है। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने एक फ्रिस्बी का खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने बारी बारी से फ्रिस्बी को एक दूसरे को फेंका, हंसते हुए जब वे इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी, वे बस मज़े कर रहे थे। जैसे जैसे दोपहर बीतने लगी, उन्होंने शहर के दिल में जाने का फैसला किया, एक पार्क में जो अपने खेलों और गतिविधियों के लिए जाना जाता था। उन्होंने बास्केटबॉल का खेल खेला, एक दूसरे को शॉट्स बनाने और एक दूसरे से गेंद चुराने के लिए उत्साहित करते हुए। इसके बाद उन्होंने मिनी गोल्फ खेलने की कोशिश की। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कौन खेल में सबसे खराब है, लेकिन उन्होंने अपनी कौशल की कमी को मज़े करने से नहीं रोका। अंत में उन्होंने एक स्केटिंग स्टेडियम में दिन का समापन किया। उन्होंने देखा कि कई स्केटर्स अपनी क्षमताओं का अभ्यास कर रहे थे या प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा चूंकि तीनों सुंदर महिलाएं थीं, कई लोग उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि दीपिका और सान्या दोनों के बॉयफ्रेंड थे, इसलिए उनमें से कोई भी यहाँ के लड़कों या उनकी क्षमताओं पर नहीं गिरा। पूजा के लिए उसे उनकी परवाह नहीं थी, वह बस उन्हें प्रदर्शन करते हुए देखना पसंद करती थी और बस इतना ही। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उन्होंने अनिच्छा से पार्किंग लॉट में लौटकर अपनी कारों की ओर बढ़ना शुरू किया। वे थकी हुई थीं, लेकिन वे खुश और संतुष्ट भी थीं। उन्होंने शहर की खोज में, खेल खेलते हुए और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए दिन बिताया था। सान्या उस दिन अपनी कार में नहीं गई। इसका कारण सरल था, वह विवान के तहत चल रही ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, उसने सड़कों पर चलने का फैसला किया। उसे पता था कि रात का समय सबसे अच्छा समय है जब गैंगस्टर बाहर होते हैं। इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और विवान को अपनी स्थिति के बारे में टेक्स्ट किया, फिर जो कुछ भी कर रही थी उसे जारी रखा। उसे यकीन था कि विवान उसे ढूंढ लेगा। उसने दिन के दौरान उसे संपर्क किया था, इससे पहले कि उसने उसे सूचित किया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ समय बिता रही है। आखिरकार उसने समझौता किया कि वह शाम को उसके साथ समय बिताने वाला है। और वर्तमान में समय लगभग 1700 बजे था। ये लगभग डिनर का समय था और उसने उस समय विवान के साथ बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे वह चल रही थी, उसने सुनिश्चित किया कि वह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की ओर बढ़े। ये वे साइट थे जहां गैंगस्टर आमतौर पर घूमते थे, इसलिए अगर वह उन गैंगस्टरों को ढूंढना चाहती थी तो उसे सुनिश्चित करना था कि वह उस दिशा में जाए। लेकिन लंबे समय तक चलने के बाद भी उसने निराशा से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने एक भी गैंगस्टर नहीं देखा। ये काफी असामान्य था, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा, चारों ओर देखती रही। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि विवान उसे नहीं पाएगा, क्योंकि वह आसानी से उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकता था। उसने सुनिश्चित किया था कि वह स्थान चालू है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह गैंगस्टरों की कमी से निराश होने लगी। उसने पहले ही शरीर को मजबूत करने वाला समाधान ले लिया था ताकि वह अपनी थकान से उबर सके, जो उसने अपनी दो बहनों के साथ समय बिताते समय महसूस की थी। और जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, गैंगस्टरों की तलाश करने के बजाय उसने तय किया कि वह जिस भी गैंगस्टर से मिलेगी उससे लड़ेगी। तो जब एक समूह गैंगस्टरों ने उसके रास्ते को पार किया, तो उसने इसे अपने प्रशिक्षण को परखने का एक अवसर माना। वे एक नाइट क्लब के बाहर खड़े थे, उनके चेहरे पर तिरस्कार था, जैसे वे लोगों को अंदर और बाहर आते जाते देख रहे थे। सान्या उनके पास से गुजरी, उसका सिर ऊंचा था, लेकिन वह जानती थी कि उनकी नजरें उस पर थीं। वह जानती थी कि वे उसका आकलन कर रहे थे, ये सोचते हुए कि वह वहां क्या कर रही थी। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और चलती रही, लेकिन जैसे ही वह पास हुई, एक गैंगस्टर आगे बढ़ा और उसके रास्ते को रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा। उसकी आवाज नीची और खतरनाक थी। सान्या ने झिझकी नहीं। उसने गैंगस्टर की आंखों में सीधे देखा और कहा, मैं बस गुजर रही हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। सान्या सिर्फ उन पर हमला नहीं करना चाहती थी, उसे ये सुनिश्चित करना था कि ऐसा कुछ हो कि यह लगे कि वह खुद का बचाव कर रही है। और यही कारण था कि उसने अब जो कुछ भी किया, उसे करने का फैसला किया। वह निश्चित थी कि ये लोग उसे उसकी असाधारण सुंदरता से नहीं छोड़ेंगे, और यह भी कि अंधेरा पहले से ही छाने लगा था। गैंगस्टर हंसे, एक क्रूर आवाज जो सान्या की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। क्या तुम सोचती हो कि तुम मजबूत हो, छोटी लड़की? चलो देखते हैं कि तुम सच में कितनी मजबूत हो। और इसके साथ ही गैंगस्टर उसके चारों ओर घेरने लगे, उनके हाथ मुड़े हुए और उनकी आंखों में दुष्टता चमक रही थी। सान्या ने अपनी जगह बनाए रखी, उसके मांसपेशियां तनी हुई और कार्रवाई के लिए तैयार।
वह इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी, इसके लिए तैयारी कर रही थी, और वह जानती थी कि वह तैयार है। पहला गैंगस्टर उस पर झपटा, एक पंच फेंकते हुए जिसे सान्या ने आसानी से डॉज किया। उसने उसके घुटने पर एक तेज किक मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा, अपने पैर को पकड़ते हुए। अन्य गैंगस्टर एक पल के लिए हिचकिचाए, ये सुनिश्चित नहीं करते हुए कि क्या करना है। सान्या ने उनकी हिचकिचाहट का फायदा उठाया, अगले के पेट में एक शक्तिशाली प्रहार करते हुए। गैंगस्टर मजबूत थे, लेकिन सान्या उनसे भी मजबूत थी। वह बिजली की गति से चलती रही, उनके पंच और किक्स को डॉज करते हुए और अपने शक्तिशाली प्रहारों को देती रही। लड़ाई क्रूर और तीव्र थी, लेकिन सान्या पीछे नहीं हटी। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ा, उसका मन केंद्रित और उसका शरीर मजबूत था। लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो मनोरंजन की तलाश में थे। जब उन्होंने देखा कि एक लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने तय किया कि वे इसे देख सकते हैं। गैंगस्टरों ने उसे अपने संख्या से ओवरवेल्म करने की कोशिश की, लेकिन सान्या बहुत तेज और कुशल थी। उसने एक एक करके उन पर हमला किया, उन्हें थका दिया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़त हासिल की। अच्छी बात यह थी कि उसकी क्षमताएं औसत इंसानों से ऊपर थीं। वह सामान्य पुरुषों से लगभग 3 गुना मजबूत और तेज थी। इसलिए, हालांकि यह उसके लिए एक कठिन कार्य लग रहा था, वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उन्हें मार न दे। उसका लक्ष्य उन्हें हराना था, न कि उन्हें कई टूटे हुए अंगों के साथ अस्पताल भेजना। हालांकि वे वही थे जिन्होंने उसके खिलाफ आक्रमण किया था, वह अभी के लिए ऐसी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि वह निश्चित थी कि उसे भविष्य में ऐसा करना होगा, लेकिन वह इसे भविष्य के लिए छोड़ देगी। इस समय के लिए वह उस लड़ाई को जारी रखेगी जिसमें वह लगी हुई थी। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि एक अनंत काल के बाद अंतिम गैंगस्टर जमीन पर गिर गया, हार गया। सान्या उसके ऊपर खड़ी थी, उसकी छाती थकावट से उभरी हुई थी, उसके हाथ अभी भी मुड़े हुए थे। उसने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी चौकसी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा और भी खतरे होते हैं, हमेशा और भी लोग होते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए सान्या मुड़ी और चल दी, उसका सिर ऊंचा था। उसे पता था कि उसने खुद को साबित किया है कि वह मजबूत और सक्षम है, और कि वह किसी भी चीज के लिए तैयार है, जब तक कि उसमें बंदूकें शामिल न हों। खैर, संख्या भी। सान्या और विवान एक व्यस्त रेस्तरां में एक आरामदायक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। वे अब 2 महीने से डेटिंग कर रहे थे, और सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने पे का आनंद लिया, उन्होंने अपने रिश्ते और भविष्य के बारे में बात करना शुरू किया। तो तुम हमें अगले कुछ वर्षों में कहाँ देखती हो? विवान ने पूछा, उसकी नजरें सान्या पर टिकी हुई थीं। सान्या मुस्कुराए, ईमानदारी से कहूं तो मैं हमें एक साथ दुनिया की यात्रा करते हुए देखती हूँ, नई संस्कृतियों का अनुभव करते हुए और नई चीजें आजमाते हुए। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ देखना चाहती हूँ। विवान ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। यह अद्भुत लगता है। और हमारे भविष्य के बारे में क्या? सान्या ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है, विवान। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ एक जीवन बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि हम चीजों के बारे में एक ही पृष्ठ पर हों। बिल्कुल, विवान ने कहा, आगे झुकते हुए। तुम्हारे मन में क्या है? खैर, मैं जानती हूँ कि हमने कई चीजों के बारे में बात की है। लेकिन, विवान, मुझे तुम्हारे साथ बहुत समय बिताना पसंद है। तुमने पिछले समय में मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं जानती हूँ कि मैं इस दौरान केवल प्राप्त करने वाली रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। सान्या ने अपनी नैपकिन के साथ खेलते हुए कहा। विवान ने उसे टिन प्रिजर्वेशनिस्ट्स कंपनी दी थी जो कभी हार्श के परिवार की थी। उस परिवार को पहले ही अदालत में ले जाया गया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी, प्रत्येक को कम से कम 5 साल की सजा। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल केवल हार्श की मां के लिए थे। हार्श और उसके पिता को क्रमशः 20 और 40 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें कई अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। इनमें से सभी का खुलासा विवान ने किया था। हार्श को बलात्कार और बलात्कार के प्रयास, अपहरण, हत्या आदि के लिए न्यायालय में लाया गया था। दूसरी ओर, उसके पिता को कर चोरी, अपहरण, हत्या, व्यवसाय में धोखाधड़ी और कई अन्य अपराधों के लिए सजा दी गई थी। सान्या ने विवान की मदद ली थी जब कंपनी के प्रबंधन की बात आई थी जो उसने उसे दी थी। हालांकि सभी निर्णय लेने का अधिकार उसे दिया गया था, विवान उस कंपनी के विज्ञापन और मार्केटिंग में शामिल था। उसने उसे कई वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी जिससे कंपनी को बढ़ावा मिला और इसे विभिन्न शहरों में कई शाखाएं स्थापित करने में मदद मिली। ये कुछ ऐसा था जो अभी भी चल रहा था और पूरा नहीं हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कंपनी का नाम बदलने का सुनिश्चित किया ताकि वे उस दाग को मिटा सकें जो विवान ने पहले उस पर लगाया था। वर्तमान में कंपनी का नाम एमेरेल्ड फूड कैनिंग था। अब
ये केवल मांस कैनिंग में नहीं थी, बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों में भी जो कैन किए जा सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो अभी भी चल रहा था, क्योंकि परिवर्तन में कुछ समय लगेगा। लेकिन विवान की सहायता से परिवर्तन और विस्तार को कंपनी के पूरी तरह से स्थिर होने से पहले केवल 1 महीने का समय लगना चाहिए। विवान ने आखिरकार कई मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके कंपनी की प्रतिष्ठा को साफ करने और इसे विज्ञापित करने में मदद की थी। उसने सुनिश्चित किया कि सभी जनता को सूचित किया जाए कि कंपनी अब किसी और के द्वारा अधिग्रहित की गई है। लेकिन निश्चित रूप से उसने पहले की तरह हैक की गई सेवाओं का उपयोग करके विज्ञापन करने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह साइबर पुलिस को अपने पीछे लाने का कारण बनेगा। और चूंकि कंपनी सैन्य के नाम पर थी, वे उसके पीछे जाएंगे और उसे बहुत सारी समस्याएं पैदा करेंगे जो वह नहीं चाहती थी। अब विवान की मदद से उसने बहुत कुछ हासिल किया था, न केवल उस कंपनी के संदर्भ में जो उसे सौंपी गई थी, बल्कि वह 12% शेयर भी जो उसे बॉल्डी से मिले थे, द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी के। उसे ये भी पता चला कि विवान ने कंपनी के सभी अन्य शेयर खरीद लिए थे। इससे वह एंटरटेनमेंट कंपनी उनके दोनों के स्वामित्व में आ गई थी। और हालांकि उसके पास केवल 12% शेयर थे, वह भी एक निर्णय लेने वाली थी। ये कुछ ऐसा था जिस पर विवान ने जोर दिया था जब उसने उसे कंपनी के 88% शेयरों के अधिग्रहण के बारे में सूचित किया था। और हालांकि सैन्य जानती थी कि विवान उनके रिश्ते के बारे में गंभीर था, उसे ये पसंद नहीं था कि वह हमेशा प्राप्त करने वाली हो। और यही कारण था कि उसने प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत की थी। वह ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि वह विवान पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सके, ताकि विवान को हमेशा उसकी रक्षा करने की आवश्यकता न हो, और शायद वह भविष्य में अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसकी रक्षा कर सके। विवान ने समझदारी से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी चीज के लिए दबाव नहीं डालना चाहता, सैन्य। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम दोनों खुश और संतुष्ट रहें। और कम से कम मैं तुम्हें जो कुछ भी दे सकता हूँ उसके लिए खुश हूँ। इसलिए उन विचारों से खुद को बोझ मत डालो। सैन्य ने आभार से मुस्कुराए। धन्यवाद विवान। लेकिन हालांकि उसने ऐसा कहा, वह अभी भी सोच रही थी कि वह विवान के लिए क्या करने जा रही है। अंत में उसने आखिरकार एक निर्णय लिया। चूंकि वह इस समय बड़े मामलों में उसकी मदद नहीं कर सकती, तो वह छोटे मामलों में मदद करेगी। जब उनका खाना आया तो उन्होंने बातचीत को हल्के विषयों की ओर मोड़ दिया, हंसते और मजाक करते हुए खाया। लेकिन उनके मन के पीछे वे जानते थे कि उनके पास एक उज्ज्वल भविष्य है जो प्यार और रोमांच से भरा है। खाने के बाद दोनों हाथों में हाथ डालकर रेस्तरां से बाहर निकले। एक साथ भोजन करने के बाद उनका मूड हल्का हो गया। तो तुम क्या सोचती हो, क्या हमें थोड़ा घूमना चाहिए ताकि खाना जल्दी पच सके? विवान ने हंसते हुए पूछा। सैन्य ने विवान को चमकती मुस्कान के साथ देखा। हालांकि उसने पहले ही लड़ाई की थी जब विवान ने उसे पाया था, वह फिर से एक और लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार थी। ये सब इस उद्देश्य से था कि वह विवान की कमजोरी के रूप में नहीं देखी जाए। इसके अलावा उसे पता था कि उसे कुछ स्वतंत्रता विकसित करनी होगी, क्योंकि वह विवान पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहती थी। उसे अपनी खुद की एक जिंदगी बनानी थी। इसलिए भले ही विवान अधिकांश लड़ाइयों में मौजूद रहेगा जो उसे शामिल करेगी, वह ये सुनिश्चित करेगी कि वह सोचती है कि वह वहां नहीं है, और ये तथ्य कि अगर वह सावधान नहीं रही तो उसे मार दिया जा सकता है। और उसे ये पसंद था कि विवान उसे लड़ाइयों के दौरान घायल होने की अनुमति देता था। ये एक अच्छी बात थी जो उसे उसके बारे में पसंद थी। हालांकि वह उसके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसकी प्रगति या विकास को सीमित करे। इसलिए लड़ाइयों के दौरान उसे जो चोटें आईं, वे उसे याद दिलाती थीं कि उसे बड़ा होना है। लड़ाई के दौरान दर्द महसूस करना कुछ ऐसा था जो उसके लड़ाई के इंस्टिंक्ट्स को निखारता था। कुछ समय बाद सैन्य एक अंधेरे गली के बीच में खड़ी थी, 10 गुंडों से घिरी हुई थी जो एक महिला को परेशान कर रहे थे। वह सही समय पर आई और उस महिला को बचा लिया। गुंडों ने सैन्य की खूबसूरती देखकर दूसरी महिला को जाने दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने लक्ष्य को बदल दिया, दूसरी महिला को छोड़कर सबसे अच्छी महिला को चुन लिया। वे मुस्कुराए जब उनमें से एक बोला, चूंकि तुमने सोचा कि वह हमारे लिए अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम उसकी जगह हमारे साथ चल सकती हो। सही है, यही सही है। चूंकि तुम आई और हमें परेशान किया, तो तुम्हें दूसरी महिला की जगह लेनी होगी, क्योंकि तुम वही हो जिसने उसे भागने में मदद की। सैन्य को इन लोगों के बारे में जो कुछ भी करने वाले थे, वह सबसे ज्यादा नापसंद था। आखिरकार यह उसे हार्श के साथ हुई घटना की याद दिलाता था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह वास्तव में याद नहीं करना चाहती थी। उस समय जो निराशा उसने महसूस की थी, वह उसे परेशान कर रही थी। और अब जब वह इन लोगों के पास आई थी जो एक महिला को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकी। उसने तुरंत कार्रवाई की और उनमें से एक को लात मारी।
इस तरह उसने उपस्थित गुंडों का ध्यान आकर्षित किया। इससे दूसरी महिला भागने में सफल रही। निश्चित रूप से यह इस तथ्य के कारण था कि इन 10 गुंडों ने उसे जाने दिया, अन्यथा यहाँ 10 लोगों के चंगुल से भागने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि यह अजीमा की राजधानी थी, ये भी सच था कि मानवों द्वारा शासित शहर में अंधेरे पक्ष का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। ये एक ऐसा नियम था जो लंबे समय से अस्तित्व में था। आखिरकार मानव अपनी भावनाओं, जरूरतों और कई अन्य कारकों के अनुसार काम करते हैं। इस प्रकार पुलिस बल की उपस्थिति भी गुंडों और गैंगस्टरों की उपस्थिति को रोक नहीं सकती। दिन के अंत में यहाँ तक कि पुलिस जो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी, कभी कभी वही होती थी जो इसे तोड़ती थी। इस प्रकार ये पक्ष अस्तित्व में रहना चाहिए। सैन्य लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं थी। वह ऊंची खड़ी थी, उसकी मांसपेशियां तनी हुई और कार्रवाई के लिए तैयार। गुंडे हंसे और चिढ़ाए जब उसने उनके ताने का जवाब नहीं दिया, ये सोचते हुए कि उनका लक्ष्य आसान है। उन्होंने पूरी तरह से उस साथी को भूल गए थे जिसे पहले लात मारी गई थी जब सैन्य दृश्य पर आई थी। वे बस ऐसे ही थे, जो कुछ भी वे सबसे ज्यादा चाहते थे उसके लिए प्रेरित थे। ठीक है दोस्तों, चलो उसे पकड़ते हैं, एक गुंडे ने कहा इससे पहले कि वह सैन्य की ओर दौड़ा। ठीक है दोस्तों, चलो उसे पकड़ते हैं, एक गुंडे ने कहा इससे पहले कि वह सैन्य की ओर दौड़ पड़े। लेकिन सैन्य आसान नहीं थी। जैसे ही पहला गुंडा उस पर झपटा, उसने एक तरफ झुककर उसके घुटने पर एक तेज किक मारी। वह जमीन पर गिर पड़ा और सैन्य ने अगले हमलावर का सामना किया। लड़ाई लंबी और क्रूर थी। सैन्य ने एक एक करके हर गुंडे का सामना किया, पंच और किक्स को डॉज करते हुए और अपने शक्तिशाली प्रहारों को देती रही। वह एक कुशल लड़ाकू थी और उसकी ताकत और फुर्ती बेजोड़ थी। गुंडे सैन्य के मुकाबले नहीं थे, लेकिन वे भी जिद्दी थे। वे लगातार उस पर हमला करते रहे, उसे थका देने की कोशिश करते रहे। लेकिन सैन्य ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ा और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि एक अनंत काल के बाद अंतिम गुंडा जमीन पर गिर गया, हार गया। सैन्य उसके ऊपर खड़ी थी, थोड़ी भारी सांस लेते हुए। इस बार उसके गुस्से के कारण उसने लड़ाई के दौरान कई गलतियां की थीं। कभी कभी वह उन मौकों का लाभ उठाने में असफल रही जो उसके सामने आए थे ताकि वह गुंडों को खत्म कर सके, और इसके परिणामस्वरूप उसे उन्हें संभालने में बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ा। ऐसा लगता है कि हमें बहुत काम करना है, विवान ने कहा जब वह सैन्य के पीछे आया और उसे पीछे से गले लगाया। सैन्य विवान की अचानक उपस्थिति से चौंकी। उसने उसे तब तक नहीं देखा जब तक वह उसके पास नहीं आया और उसे गले नहीं लगाया। अगर विवान से आने वाली परिचित भावना और खुशबू नहीं होती, जिसे वह पहले से ही लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण महसूस कर चुकी थी, तो सैन्य तुरंत उस पर हमला कर देती। जब उसने महसूस किया कि उसने विवान से सीखी गई बातों के खिलाफ कुछ किया है, तो उसने गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि वह एक अच्छी छात्रा नहीं थी। मुझे माफ कर दो, विवान, सैन्य ने उसके गले में कहा। क्या? किसके लिए? विवान ने उलझन में पूछा जब उसने अपना ठोड़ी उसके कंधे पर रखा। मैं इस बार अच्छा नहीं कर पाई। मुझे यकीन है कि अगर तुम एक दुश्मन होते तो तुमने पहले ही मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया होता जब मैं उन 10 लोगों से निपटने के बाद ध्यान खो बैठी थी, सैन्य ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने खुद से कसम खाई थी कि वह कड़ी मेहनत करेगी ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि वह विवान का बोझ न बने। लेकिन अब अगर कोई और व्यक्ति उसके पीछे से उस पर हमला करने आया होता तो विवान को उसे बचाने के लिए आना पड़ता। ये कुछ ऐसा था जो वह नहीं चाहती थी। उसने निराशा में अपने होंठ काटे। उसे वास्तव में नहीं पता था कि जब उसने गुंडों को एक महिला को परेशान करते देखा तो उसने अपनी शांति क्यों खो दी। ऐसा लगता था कि वह उस रात के आघात से अभी भी परेशान थी और उसे इसका एहसास नहीं था। जैसे ही वह सोच रही थी, उसने अपने गालों पर कुछ गर्म महसूस किया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि विवान ने उसके गाल पर किस किया है। ये वास्तव में पहली बार था जब विवान उसके साथ अधिक अंतरंग हुआ था। गले लगाने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया था, इसलिए यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी कि विवान ने उससे एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उसे यह एहसास पसंद आया। उसे ये पसंद नहीं था कि चीजें कैसे थीं। अगर संभव होता तो वह चाहती कि वह उसे और किस करे, लेकिन वह शर्मीली थी क्योंकि उसके चेहरे से लेकर कानों के सिरे तक लाल होने का संकेत था। बस ये था कि चूंकि ये रात का समय था और वे एक अंधेरी गली में थे, विवान इसे नहीं देख सका। कुछ चीजों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी समस्याओं का सामना करने में मदद करने वाला हूँ जब तक तुम अंततः अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। विवान की आवाज उसके कानों में पहुंची। सैन्य ने सिर हिलाया जब उसने विवान के सीने पर झुकते हुए जवाब दिया।
उसने अपनी थकान से उबरने के लिए उसके गले में और अधिक आरामदायक बनाने की कोशिश की। कुछ समय बाद विवान ने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए और अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, क्या तुम नहीं सोचती? सान्या कुछ कहने से पहले ही उसने उसे राजकुमारी की तरह उठाया और गली से बाहर चलने लगा। जैसे ही वह उस गुंडे के पास से गुजरा जिसे सान्या ने हराया था, वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, विवान ने उसे लात मारी। उसे थोड़ी राहत मिलनी थी क्योंकि इस आदमी ने उसकी लड़की के बारे में बकवास की थी, लेकिन इसके अलावा उसने बेहोश आदमी के साथ और कुछ नहीं किया। जैसे ही वे गली से बाहर निकले, विवान ने वहां से ज्यादा दूर पार्क की गई बुगाटी वेरॉन में बैठ गया। बेशक जिस तरह से सान्या उसके सीने पर सिमटी हुई थी, उसने कई पैदल चलने वालों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन विवान ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब उसने सीट बेल्ट बांधी तो विवान ने गाड़ी चला दी। क्या मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊं या तुम्हें तुम्हारे भविष्य के वैवाहिक घर ले जाऊं? विवान ने पूछा। क्या? सान्या विवान के सवाल से भ्रमित हो गई। मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मातृ घर ले जाऊं या तुम्हारे भविष्य के वैवाहिक घर? विवान ने अपने सवाल को फिर से कहा। सान्या इस पर शर्मिंदा हो गई। विवान के शब्दों से यह स्पष्ट था कि उसकी मंशा क्या थी। वह उसे अपनी पत्नी बनाने की योजना बना रहा था, और निश्चित रूप से वह इस पर खुश थी। जब बात उनके रिश्ते की आती थी तो ये कुछ ऐसा था जिसके लिए वह हमेशा अधिक खुली थी। वह इसे चर्चा करने के लिए तैयार थी जब तक कि यह उनके रिश्ते के भविष्य से संबंधित था। मुझे लगता है कि मैं अपने भविष्य के वैवाहिक घर जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि यह कैसा दिखता है। शायद मुझे ये देखने का मौका मिले कि मुझे इसमें शामिल होने से पहले किन बदलावों की आवश्यकता होगी। सान्या ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया, हालांकि उसके गालों पर हल्का लाल रंग था। विवान की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने रात के लिए उसके विला जाने का फैसला किया। हालांकि उसने अभी तक एक महल, विला या जो भी घर वह स्थायी रूप से रखना चाहता था, नहीं बनाया था। विला को वर्तमान में उसके घर के रूप में माना जा सकता था। तो उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और सड़क पर तेजी से चलने लगा। उसने कई कारों को ओवरटेक किया जबकि अन्य उसके लिए रास्ता खोलते रहे क्योंकि वे डरते थे कि उनकी कार उसकी लैम्बोर्गिनी से टकरा जाएगी। ऐसे क्षणों में विवान को हाई प्रोफाइल कार चलाना बहुत पसंद था। कम से कम ये सड़क पर प्रभावी था। लगभग 40 मिनट बाद वह अपने विला के सामने पहुंच गया। चूंकि दोनों ने पहले ही रात का खाना खा लिया था, उन्होंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने स्नान किया और फिर स्नैक्स लिए। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में देखी जो उनकी पसंद की थीं। वे एक दूसरे को गले लगाते रहे, हंसते रहे और समय के साथ उन फिल्मों पर टिप्पणी करते रहे। कम से कम उन्होंने उस रात एक साथ अपना समय बहुत अच्छा बिताया। और जब अंतिम फिल्म लगभग 1 बजे समाप्त हुई तो दोनों ने तय किया कि अब सोने का समय है। अगले दिन रविवार होने वाला था। इसका मतलब यह नहीं था कि वे फ्री होने वाले थे। अगस्त का महीना अब समाप्त होने के करीब था। ये पहले से ही 29 अगस्त था। अब केवल 2 दिन बचे थे और एक और महीना शुरू होने वाला था। और एक नए महीने की शुरुआत की प्रतीक्षा करना, क्योंकि वह समय था जब उसे सिस्टम से कई पुरस्कार प्राप्त होने वाले थे। इसके अलावा वह आय जो उसे प्राप्त होनी थी। हालांकि वह पहले महीने का पुरस्कार नहीं प्राप्त करने वाला था जैसा कि उसने इस महीने की शुरुआत में प्राप्त किया था। वह अब तक अधिग्रहित की गई कई कंपनियों की पहली आय पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। जहां तक अन्य सिस्टम पुरस्कार का सवाल है, उसे वर्ष के अंत तक इंतजार करना होगा। और जब वर्ष समाप्त होगा और एक और शुरू होगा, तो वह निश्चित था कि उसे एक और पुरस्कार मिलेगा जो ग्लेज होटल से बेहतर होगा जो उसने प्राप्त किया था। अलिप्सस डॉट एक मैनकर के अंदर, जो शांति आवासीय क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर था, एक आदमी ने गहरे चेहरे के साथ अपने सामने खड़े डॉक्टर की ओर देखा। उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। श्रीनाथन, युवा मास्टर बहुत जल्द जागने वाले हैं। उन्हें लगभग 30 मिनट में जागना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। वह जेसेडा परिवार द्वारा नियुक्त उनका निजी डॉक्टर था। वह वही था जिसने आथा की देखभाल की थी जब से उसे पूरी तरह से घायल होकर वापस लाया गया था। वह एक बार भी नहीं जागा था, लेकिन अब जब उसे जागने का मौका था, नाथन इसे जाने नहीं देने वाला था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि कोई जटिलताएं नहीं हैं? नाथन ने पूछा। हमने पहले जो जटिलताएं पाई थीं, उनके अलावा कोई अन्य जटिलताएं नहीं हैं। इसलिए जब तक कुछ ऐसी जटिलताएं नहीं हैं जो हमने अभी तक नहीं पाई हैं, हमें उसके जागने का इंतजार करना होगा, डॉक्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है, नाथन ने सिर हिलाया और फिर वह उस कमरे में चला गया जहां आथा था। जब नाथन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आथा बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह उसी स्थिति में था जब उसे 3 बॉडीगार्डों द्वारा घर लाया गया था, जिन्हें वह हमेशा अपने साथ ले जाता था। जेसेडा परिवार का डॉक्टर वही था जिसने पिछले हफ्तों में उसकी देखभाल की थी, और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार आथा की स्थिति जीवन के लिए खतरा नहीं थी।
लेकिन एक समस्या थी, वह ये कि आथा शायद फिर से चल नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में, वह जीवन भर के लिए लंगड़ा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे नाथन स्वीकार नहीं कर सकता था। आथर इस समय उसका एकमात्र बेटा था। हालांकि उसकी 2 और बेटियां थीं, लेकिन उनके पास परिवार के मुखिया की स्थिति लेने का कोई मौका नहीं था। हालांकि आथर ऐसा व्यक्ति था जो खेलना पसंद करता था और परिवार के व्यवसाय की परवाह नहीं करता था, नाथन को इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि वह परिवार के मुखिया की स्थिति नहीं लेने वाला था, तो कम से कम उसके बेटे को ये जिम्मेदारी लेनी थी। अगर संभव होता तो वह अपनी बड़ी बेटी को परिवार के मुखिया की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने देता। लेकिन परिवार में एक कठोर नियम था, कोई भी महिला परिवार के मुखिया की स्थिति नहीं ले सकती थी। जिन पूर्वजों ने ये नियम बनाया था, उन्होंने सोचा था कि अगर घर की बेटियां परिवार के मुखिया की स्थिति विरासत में लेंगी तो उनके पति परिवार को नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज लेंगे। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए जहां परिवार और उसकी सभी संपत्तियां किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में चली जाएंगी जो परिवार का हिस्सा नहीं था, उन्होंने ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि केवल पुरुष बच्चे ही परिवार के मुखिया की स्थिति लेंगे। महिलाओं के लिए यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, चाहे वे शादीशुदा हों या नहीं। जब तक वे महिलाएं थीं, उन्हें अनुमति नहीं थी। नाथन खुद जानता था कि उसका बेटा परिवार के मुखिया की स्थिति के लिए अयोग्य था, लेकिन उसके पास और क्या विकल्प था। वह शक्ति के लिए भूखा व्यक्ति था, और जब उसके बेटे के पास परिवार के मुखिया की स्थिति होगी तो वह परिवार की सभी संपत्तियों को नियंत्रित कर सकेगा। ये वही था जो वह चाहता था। दूसरे शब्दों में, वह अपने बेटे का उपयोग एक कठपुतली के रूप में करने की योजना बना रहा था। हालांकि आथा परिवार के मुखिया के रूप में सामने आएगा, वही परिवार से संबंधित सभी निर्णय लेने वाला था। और यही कारण था कि वह आथा को किसी भी चीज से रोकने की कोशिश कर रहा था जो परिवार के पुराने आदमी को उसे ये स्थिति सौंपने से रोक सके। और जो भी परेशानी वह बाहर पैदा करता, उसने सुनिश्चित किया कि वह इसे अच्छी तरह से संभाले और परिवार के पुराने आदमी की आंखों से छिपा सके। लेकिन अब यहाँ एक समस्या थी। जोनाथन 1 साल की अनुपस्थिति के बाद परिवार में वापस आ गया था और आथा लंगड़ा गया था। इससे उसके परिवार के मुखिया बनने के अवसरों में कमी आई थी। नाथन खुद जोनाथन का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, उसे परिवार के मुखिया की प्रतिस्पर्धा से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार गईं। उसे अपनी गतिविधियों के बारे में छिपाना पड़ा ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर सके। जोनाथन असामान्य रूप से भाग्यशाली था। उसने उसके लिए की गई कई हत्या के प्रयासों से बचने में सफलता पाई, और इस प्रकार नाथन द्वारा सभी हत्यारों को नियुक्त करने में खर्च किया गया सारा पैसा बर्बाद हो गया। जब उसने अंततः स्पाइडर को नियुक्त किया तो उसने सोचा कि स्पाइडर जोनाथन का काम खत्म कर देगा। लेकिन अंत में जोनाथन वापस आ गया और उसकी गतिविधियां अब पहले से कहीं अधिक तीव्र थीं। शुरुआत में जोनाथन वह व्यक्ति था जिसके पास परिवार के मुखिया की स्थिति प्राप्त करने का सबसे अधिक मौका था, और अब जब उसने ये सुनिश्चित करने के लिए और भी मेहनत करना शुरू कर दिया कि उसके कार्यों को परिवार के पुराने आदमी द्वारा देखा जाए, तो यह उसके लिए परिवार के नए मुखिया के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के समान था, इससे पहले कि चयन किया जाए। हालांकि वह निराश था। नाथन केवल अपने गुस्से और कड़वाहट को निगल सकता था जब उसने अपने बेहोश बेटे को देखा। उसे पता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। उसने पहले ही उन अन्य लोगों को मनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी जो परिवार के मुखिया की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि वे पीछे हट जाएं। ये कुछ ऐसा था जो उसने जोनाथन के न होने के 1 साल के दौरान किया था। जब जोनाथन बिना किसी निशान के गायब हो गया तो उसने सोचा कि शायद उसका बेटा परिवार के मुखिया की स्थिति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार उसने परिवार के मुखिया की स्थिति के अन्य प्रतियोगियों को कई लाभ देने की पेशकश की, और फिर उसने अन्य को थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र रहने दिया। लेकिन किसे पता था कि उसकी सभी योजनाएं एक साथ धराशायी हो जाएंगी। न केवल जोनाथन जीवित था, बल्कि आथा, जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी ताकि वह परिवार के मुखिया की स्थिति प्राप्त कर सके, अब लंगड़ा गया था। वह वर्तमान में निश्चित था कि अगर आथा जल्द से जल्द अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ तो वे केवल परिवार के मुखिया की स्थिति को अलविदा कह सकते थे। बिना यह महसूस किए मिनट बीत गए और जल्द ही 30 मिनट से अधिक समय हो गया था जब वह कमरे में आया था। वह केवल तब अपनी सेंसेस में आया जब उसने बिस्तर के पास से चादरों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। उसने बिस्तर की ओर देखा और देखा कि उसका बेटा अंततः जाग गया है। वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार थीं। इस समय आथा सफेद रंग में ढका हुआ था। उसके शरीर पर पट्टियां थीं, साथ ही उसके टूटे हुए अंगों के क्षेत्रों में भी। इसलिए उसके लिए अपने हाथों या पैरों को हिलाना काफी कठिन था। उस समय केवल उसकी गर्दन ही हिलने योग्य थी, लेकिन फिर भी सिर पर हमले का असर था। हमलावर ने सुनिश्चित किया था कि वह आथा के सिर पर प्रहार करे, और इस प्रकार केवल उसकी आंखों की दरारें, नाक और मुंह ही पट्टियों से ढके नहीं थे।
नाथन ने अपने बेटे के साथ ऐसा करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए अपने दांतों को भींचा, जो उसकी एकमात्र टिकट थी जिसे वह हमेशा से सपना देखता था। फिर भी उसने खुद को शांत किया और आथा के करीब आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारे साथ यह सब करने वाला व्यक्ति कौन है? सही है, इस समय नाथन को सबसे ज्यादा परवाह थी कि आथा पर हमला करने वाला व्यक्ति कौन था। उसे अपने बेटे की सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिरकार वह एक डॉक्टर नहीं था और अगर उसे पता भी होता कि आथा को दर्द हो रहा है तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। आथा पहले इस बात से भ्रमित था कि क्या हो रहा है। वह एक लंबे नींद से जागा था और नतीजतन उसकी यादें बेतरतीब थीं। और थोड़ी देर बाद उसने इन यादों को व्यवस्थित किया और जो कुछ भी वह उस समय सोच रहा था उसे कहा। एक नकली जोनाथन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नाथन ने पूछा। वह सोच रहा था कि क्या उसके बेटे को इतनी बुरी तरह पीटने के बाद भ्रमित हो गया है या वह यहाँ कोई खेल खेल रहा है। जिसने मुझे इस तरह पीटा वह नकली जोनाथन था। नहीं, वास्तव में वहाँ 2 जोनाथन थे और सभी ने मुझे पीटा। आथा ने पागलपन भरी आवाज में जवाब दिया। पहले चूंकि वह हारने की स्थिति में था, वह केवल विवान से पीटने को सहन कर सकता था। लेकिन अब जब वह अपने पिता के सामने था, जो उसका एकमात्र सहारा था, वह उस दिन जो हुआ था उसकी सच्चाई बताने वाला था। वह जल्द से जल्द अपनी प्रतिशोध लेना चाहता था और इस प्रकार उसने ये भी परवाह नहीं की कि अगर वह फिर से विवान पर हमला करने की हिम्मत करता है तो क्या प्रतिक्रिया होगी। उसके अनुसार उसका पिता परिवार में अजेय था। नाथन दूसरी ओर स्थिति के बारे में और भी अधिक भ्रमित हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसका बेटा पीटने के बाद पागल हो गया है। उसने इस समस्या के समाधान के बारे में सोचा। उसने पहले ही 3 बॉडीगार्डों से पूछा था कि आथा के साथ क्या हुआ। अंत में उन तीनों ने उसे वही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आथा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहने के लिए कहा था। इसके बाद वह चला गया। वे उसके बॉडीगार्ड थे, इसलिए वे उसे बिना सुरक्षा के जाने नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने उसकी स्थिति को ट्रैक करने और उसके करीब रहने का सुनिश्चित किया। अंत में उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया लेकिन आथा नहीं आया। इसलिए उन्होंने उस कमरे में धावा बोलने का निर्णय लिया जिसमें वह था। लेकिन जो उन्होंने पाया वह एक लंगड़ा आथा था, जिसे उन्होंने सीधे अस्पताल ले जाया, फिर उसे परिवार के मैनकर में वापस लाया गया। चूंकि उस समय आथा बेहोश था, नाथन के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब तक वह जाग न जाए ताकि वह उससे पहले हाथ की रिपोर्ट प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी उसने ये सुनिश्चित किया कि वह तीनों बॉडीगार्डों पर नजर रखे ताकि वे भाग न जाएं। क्या तुम गंभीर हो सकते हो और मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस तरह घायल करने वाला कौन है? नाथन ने आथा पर गुस्से और निराशा में चिल्लाया। क्या तुम गंभीर हो सकते हो और मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस तरह घायल करने वाला कौन है? नाथन ने आथा पर गुस्से और निराशा में चिल्लाया। वह जानना चाहता था कि वह कौन था जिसने उसकी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत की। आथा के फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की बात उसके लिए इस समय चिंता का विषय नहीं थी। क्या? आथा नाथन की ऊंची आवाज से चौंक गया। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने अपने पिता को उस पर गुस्सा होते देखा था। हालांकि कई बार उसने गलतियां की थीं, नाथन हमेशा उसके प्रति नर्म रहा था। वह हमेशा से उसे बिगाड़ता रहा था, इसलिए यह उसके लिए एक नया अनुभव था। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, उसने नाथन को उसकी ओर घूरते हुए देखा। क्या तुम बोलने वाले हो या मैं तुम्हारे मुंह से शब्द निकालने तक इंतजार करूं? जब उसने नाथन की आंखों में देखा तो आथा के रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह थोड़ी देर के लिए कांप गया और फिर जल्दी से जवाब दिया। जिसने मुझे पीटा वह जोनाथन था। उस समय वहां 2 थे। नाथन ने अपने बेटे को ठंडी नजरों से देखा। वर्तमान में वह केवल यह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर इसमें जोनाथन शामिल था तो उसे अगली कार्रवाई में बहुत सावधान रहना होगा। जिन वर्षों में उसने जोनाथन से निपटने की कोशिश की थी, उसने यह महसूस किया था कि जोनाथन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे बिना परिवार को बताए आसानी से निपटा जा सके। और चूंकि ऐसा था तो उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। आंखें संकीर्ण करते हुए उसने अपने आप से सोचा, चूंकि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की, जो मेरी शक्ति का एकमात्र टिकट है, तो चलो उस खेल को खेलते हैं जिसे तुम खेलना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम परिवार के मुखिया की स्थिति के लिए पसंदीदा हो, इसलिए तुम घमंडी हो सकते हो और जो चाहो कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि तुम उस पुराने आदमी से कैसे निपटते हो। अंत में तुम वही हो जिसने परिवार के नियमों को तोड़ा। अपने मन को बनाने के तुरंत बाद नाथन ने बिस्तर से मुंह मोड़ा और कमरे से बाहर चला गया। वह परिवार के नियमों को अपने पक्ष में लाने के लिए दृढ़ था। इस तरह वह कम से कम उस सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को समाप्त कर सकता था जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। आथा दूसरी ओर इस बात से चौंका हुआ था कि उसके पिता ने उसे बताया कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था उसके बारे में जानने के बाद तुरंत क्यों जा रहे थे।
वह सोचने लगा कि शायद उसके पिता इस बात से नाराज है कि वह उसी समय जोनाथन से निपटने जा रहे हैं। लेकिन जो वह नहीं जानता था वह ये था कि नाथन ने पूरी तरह से उस हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया था जहां आर्थर ने कहा था कि वहां 2 जोनाथन थे। नाथन के विश्लेषण के अनुसार आर्थर की सोच में एक समस्या थी जो लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद उत्पन्न हुई थी। रविवार को विवान और सैन्य ने एक साथ दिन बिताया। उन्होंने कई जगहों पर जाकर खुद का आनंद लिया जो उन्हें आराम देती थीं। उस दिन विवान ने सैन्य को प्रशिक्षण नहीं करने दिया। वह चाहता था कि वह भी आराम करे। आखिरकार अगले दिन सोमवार होने वाला था और इस प्रकार वह कार्यालय के काम और अन्य चीजों में व्यस्त होने वाली थी। हालांकि उसकी मां और दमिनी ने ओवरटाइम काम करके उसे इन सभी कर्तव्यों से मुक्त करने की कोशिश की, वे 2 अलग अलग कंपनियों का काम संभाल नहीं सकी। आखिरकार एंजल्स प्रोमिनेंस के अलावा एमेरेल्ड फूड कैनिंग भी थी। चूंकि कंपनी विवान द्वारा उसे सौंपी गई थी, उसने तय किया कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करने वाली है। यही कारण था कि वह अगले दिन बहुत व्यस्त रहने वाली थी। विवान चाहता था कि वह आराम करे ताकि वह अगले दिन जो कुछ भी करने वाली थी उसे आसानी से संभाल सके। आखिरकार उस कंपनी के लिए अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी था। विवान भी व्यस्त था। हालांकि उसे श्रेयंका और आयुष की मदद मिली थी, वे अभी भी उसके अधीन सभी कंपनियों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि हाल ही में उसे जो 2 एंटरटेनमेंट कंपनियां मिली थीं, वे जोनाथन से किलमोन के 10% शेयर प्राप्त करने के कारण थीं, लेकिन अभी भी अन्य कंपनियां थीं जिन्हें उसे संभालने की आवश्यकता थी। लेकिन अगले दिन वह जिस चीज में सबसे अधिक शामिल होने वाला था वह निश्चित रूप से अनुसंधान करना और उन सभी से निपटना था जिन्होंने उसे उकसाया था। उसे जितनी जल्दी हो सके उनसे निपटना था ताकि वह उन सभी विचारों से राहत पा सके जो उसे उनके बारे में क्या करना है। एक साथ दिन बिताने के बाद एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए दोनों अपने अपने घर लौट आए। विवान ने सैन्य को उसके माता पिता के घर वापस छोड़ने के बाद अपने विला में लौट आया। जैसे ही वह विला में वापस आया उसने अपना लैपटॉप निकाला क्योंकि उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह उस व्यक्ति से निपटे जिसे वह हाल ही में टाल रहा था। उसने आर्थर और उसके पिता को एक अच्छे समय के लिए बख्श दिया था, इसलिए अब समय आ गया था कि वह उन्हें उनकी जगह पर लाना शुरू करे। इस प्रकार उसे उन सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त करना था जो वह उनके बारे में प्राप्त कर सकता था इससे पहले कि वह उन पर कोई आगे की कार्रवाई शुरू करे। वह नहीं चाहता था कि वह उनके साथ निपटने की शुरुआत करे केवल इसलिए कि वह किसी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने में असफल रहा। लेकिन निश्चित रूप से वह जो कारण था कि वह अनुसंधान में कुछ प्रयास कर रहा था वह केवल इसलिए था क्योंकि वह नाथन से एक व्यक्ति के रूप में निपटना चाहता था, न कि पूरे जेसेडा परिवार से। विवान निकट भविष्य में पूरे जेसेडा परिवार पर कब्जा करने वाला था। चूंकि दोनों दुश्मन नहीं थे तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह उसे प्रभावित न करे। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ विवान को विश्वास था कि वह नाथन से निपट सकता है, हालांकि उसके पास जेसेडा परिवार का समर्थन था। आखिरकार हालांकि वह जेसेडा परिवार का हिस्सा था जिसकी संपत्तियां सैकड़ों अरब डॉलर की थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें नियंत्रित कर रहा था। इसके अलावा जेसेडा परिवार बिल्कुल भी शांत नहीं था। दूसरे शब्दों में हर दिशा से प्रतिस्पर्धाएं और दुश्मन थे। अगर परिवार के नियम नहीं होते जो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को मारने से रोकते तो ये निश्चित था कि कई लोग अगले दिन की रोशनी नहीं देख पाते। इस प्रकार विवान ने तय किया कि वह नाथन के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेगा। उसके सहयोगियों और दुश्मनों को भी सूची में शामिल किया जाएगा। वह दुश्मनों का उपयोग करके उसे नष्ट करेगा। जहां तक सहयोगियों का सवाल है वह उनकी परवाह नहीं करेगा जब तक वे शामिल नहीं होते। विवान नाथन से इस तरह निपटना चाहता था क्योंकि वह वास्तव में उसकी मां की मौत में शामिल था, या सटीक रूप से कहें वह उसकी मां की मौत का असली कारण था। और ऐसा व्यक्ति विवान को बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं था। वह पहले ये सुनिश्चित करेगा कि जो कुछ भी वह गर्वित था उससे निपट लिया जाए, और उसके बाद जो होगा वह सरल होगा। उसे उसी चीज का सामना करना होगा जिसका सामना नीलिमा ने किया था, मौत। जब वह नाथन के बारे में सभी जानकारी के अनुसंधान से निपट लेगा तो वह फिर से उन लाखों से निपटना शुरू करेगा जो कॉलिंस ने सैन्य का अपहरण करने के लिए इस्तेमाल किए थे। आखिरकार उसे अपनी कसम पूरी करनी थी। बिना और समय बर्बाद किए विवान ने अपने लैपटॉप पर कई कोड टाइप करना शुरू किया और एक एक करके उसने नाथन के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। उसने पहले ही जोनाथन से नाथन के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए नाथन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हैकिंग और खोज करना विवान के लिए आसान था। सभी खाता विवरण, टेक्स्ट संदेश और चैट जो उसने वर्षों से की थी, सभी संपर्क जो उसने लंबे समय से बनाए रखे थे, सभी को विवान ने एक के बाद एक उजागर किया। इसके बाद विवान ने उन सौदों पर ध्यान देना शुरू किया जिनमें नाथन शामिल था। चाहे वह कानूनी हो या अवैध, उसने सुनिश्चित किया कि वह सभी को
प्राप्त करे। कंप्यूटर से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में अपनी गति और दक्षता के साथ वह सभी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था। सभी अनुबंध और इसी तरह की चीजें नाथन के लैपटॉप में सहेजी गई थीं। इसलिए नाथन के ईमेल का उपयोग करके उसने नाथन के लैपटॉप में हैक किया और वहां जो भी जानकारी मिल सकती थी उसे प्राप्त किया। केवल वहां नहीं, बल्कि यहां तक कि फोन और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी जिसका उसने ईमेल या फोन नंबर का उपयोग किया था। विवान ने उन सभी में हैक किया और वह जानकारी प्राप्त की जो वह चाहता था। अब जब हम यहाँ खत्म हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम खेलना शुरू करें, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने अपने फोन की ओर देखा। उसने देखा कि ये पहले ही आधी रात के बाद 1 बज चुका था। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट में अपना फीडबैक द